हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री जंक्शन पर। चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे हमारी बात हुई थी कि हम लोग अगली वीडियो जो लेकर आने वाले हैं वो रहेगी वेव ऑप्टिक्स पे, तो बड़े सुकून से देखना है इसको और सारे आपके कंसेप्ट यहीं पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो जो वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बनेंगे आपको यहीं पर सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। चलिए करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम रहने वाला है बच्चा वेव ऑप्टिक्स, है ना। चल, तो वेव ऑप्टिक्स एक्चुअल में है क्या। देख, अगर मैं यूं बताऊं कि हम लोगों को ना बहुत सारी थ्योरीज पढ़ने को मिली थी। स्टार्टिंग में न्यूटन जी आए, उन्होंने बोला कि लाइट का जो नेचर है ना वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन में चलने वाला है, पार्टिकल नेचर है। और न्यूटन जी की बात को भला कौन डिनाई कर सकता है, उन्होंने जो बोल दिया हम लोगों ने मान लिया। उसके बाद हाइजन जी आए, उन्होंने बताया कि भाई जो लाइट है ना वो वेव के नेचर की है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हम लोगों को यकीन हुआ कि भैया सही बोल रहे हैं, क्या कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, वेव नेचर है। ठीक है, अब फिर से कन्फ्यूज़न ये हुई कि भैया कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जो कि पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ा ड्यूल नेचर, यानी लाइट के पास दोनों के दोनों नेचर हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो चलिए अभी हम लोग जो पार्ट करने वाले हैं वो वेव ऑप्टिक्स पे रहने वाला है, यानी लाइट को हम लोग ये कंसीडर करके चलेंगे कि ये कैसी है, वेव है। तो सबसे पहली बात कि वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि पार्टिकल नेचर क्या था। पार्टिकल नेचर, देखो पार्टिकल नेचर की बात करें ना, सपोज मेरे पास यहां पर कोई टारगेट है, इस टारगेट को मेरे को हिट करना है, तो मैंने एक बुलेट लिया सपोज, या कोई भी आप पत्थर ले सकते हो जिसका मास है कुछ। अगर आप उसको फेंक के मारोगे ना तो उसके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी दी तो मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यानी ये क्या बन गया, पार्टिकल ये खुद चलकर यहां पर स्ट्राइक करने चला गया, यहां पर हिट किया, यानी कैसा नेचर है, पार्टिकल। उसके बाद अगर मैं वेव नेचर की बात करूं तो बचपन में आप सभी ने शरारत करी होगी, साइकिल स्टैंड पर बहुत सारी साइकिल खड़ी हैं, आपको टारगेट करना है इस वाली साइकिल को। आपके किसी ऐसे मित्र की है कि आप उसको हिट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, डायरेक्टली उसको हिट नहीं करेंगे, आपने पहले वाली साइकिल को हिट किया। पहले वाली साइकिल को जैसे ही हिट किया तो वो किससे स्ट्राइक करेगी, सेकंड वाली से। अब सेकंड वाली, थर्ड वाली से ऐसे करके ये चैन बनती जाएगी। अल्टीमेटली आप यहां से यहां तक क्या प्रोपेगेट कर रहे हो, एनर्जी। आपने यहां से यहां तक क्या प्रोपेगेट कर दी, एनर्जी प्रोपेगेट कर दी। और यहां पर जाकर जैसे ही हिट करा तो आप लोगों ने देखा कि ये खुद चलकर नहीं गई, ये साइकिल खुद चलकर नहीं गई, बट यहां पर स्ट्राइक हो गई, जो टारगेट था आपका वो अचीव हो गया। यहां पर क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुई। जो आपने एनर्जी पहले वाली साइकिल को दी थी ना, वो ट्रांसफर होते 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 कहां चली गई, लास्ट तक। इसी को हम लोग कौन सा नेचर बोलते हैं, वेव नेचर। और वेव नेचर की बात करें तो वेव की बात करें, थोड़ा सा आइडिया यहां पर मैं दे दूं। वेव का जो चलने का तरीका ना, ये वाला सीन रहता है। वेव इस तरीके से कंटिन्यूसली आगे मूव करती रहती है, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल मैक्सिमम कितना ऊपर गया है, कितना ऊंचाई तक जा सकता है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, और यहां से लेकर इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, और एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको जितना टाइम लगा ना, उस टाइम को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड टी। ठीक है, और यहां से एक टाइम पीरियड के अंदर जितना डिस्टेंस ये चला, उस डिस्टेंस को वेवलेंथ यानी लैम्डा से डिनोट किया जाता है। लैम्डा क्या है यहां पर, वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के अंदर वेव जितना डिस्टेंस चलेगी ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अच्छा, दूसरी बात, ये वेवलेंथ है कितना, तो देखो अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, यानी सी स्पीड से, 3 × 10⁸ फ्री स्पेस के अंदर इतनी स्पीड रहती है। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस किसके बराबर होते हैं, डिस्टेंस होता है बच्चा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और ये एक साइकिल के अंदर कितना डिस्टेंस चली, लैम्डा, स्पीड कितना था, सी, और टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। और अगर मैं चुपके से इस टाइम को नीचे ले आऊं तो लैम्डा बाई टी हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर, सी के बराबर। और 1/t किसके बराबर होता है बच्चा, 1/t होता है फ्रीक्वेंसी। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी।
ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहने वाला है जो कि आपको याद रखना है। क्या याद रखेंगे? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा किसके बराबर होता है? स्पीड के बराबर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको एलोबरेट करते हैं। देखो, आपने कभी पानी के अंदर पत्थर मारा होगा, आज नहीं तो बचपन के अंदर कभी तो मारा होगा। जैसे ही पानी के अंदर पत्थर मारते हैं ना, तो आपको ऐसी शेप नज़र आती है, पानी के अंदर कुछ रिंकल से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पर पानी के अंदर पत्थर मारा, उसके बाद ऐसी कुछ लहरें बननी स्टार्ट हो जाती हैं। वो लहरें ऐसे जाती हैं, देखो अगर मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करूँ इस तरीके से, ये लहरें मूव करना स्टार्ट हो गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वेव है ये, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को आइडिया ये लेना है कि वेव का नेचर कैसा है। जैसे पानी चलता है, और पानी की बात करूँ तो पानी, अगर हम लोग यूँ कहें कि बहुत बड़ी लहर है हमारे पास, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो, ये पानी की कुछ लहरें हैं। यहाँ से पानी, जितनी बड़ी लहर होगी, जितनी लहर बड़ी होगी, उतना उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। और जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा ना, यानी जो बड़े वाली लहर है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और दूसरी बात, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये वाला रिजल्ट भी आपको थोड़ा आइडिया रखना है इसका। इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। ये समुद्र की जो लहरें हैं, जितनी ज़्यादा बड़ी लहर होगी उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। चलो, इसको देख के एक चीज़ याद आ गई। क्या? सुना है आज समुद्र को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज समुद्र को बड़ा गुमान आया है, उधर ही मोड़ लो कश्ती जहां तूफान आया है। चलिए, तो कश्ती उसी डायरेक्शन में मोड़नी है जिस साइड तूफान आया है, यानी हम लोगों को अब इसकी डेप्थ के अंदर जाना है। चलिए डेप्थ के अंदर चलते हैं इसके, कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो, अगर हम लोग बात करें कि भाई ये हमारी विंडो है, इस विंडो से जो सनरेज आ रही है ना, जैसे मैं आपको यहां पर भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं। यहां पर मैंने एक ओपनिंग छोड़ रखी है, और यहां पर क्या है? हमारा सन। सन से जो रे आएगी वो यहां तक आकर स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है। अगर लाइट पार्टिकल नेचर की तरह होती, यानी स्ट्रेट लाइन में चलती, तो हमें इतना एरिया ही लाइटेड अप नजर आता। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अगर मैं एक विंडो ओपन कर दूं तो सनरेज तो पूरे रूम के अंदर आती है, पूरा रूम जगमगा जाता है, जैसे यहां पर देख पा रहे हैं आप। यानी जो लाइट है ना, वो कैसे चलती है? पानी जैसे चलता है। पानी कैसे चलता है? वेव की तरह, वेव की तरह चला। और अगर मैं साथ में लगता हुआ एक स्टोर और देखूं, अगर उस स्टोर का गेट भी खोल दूं, तो ये लहरें यहां तक आ जाएंगी, यानी कुछ रोशनी वहां तक भी आएगी। यानी जो लाइट का नेचर रहने वाला है वो कैसा रहेगा? वेव नेचर रहेगा, जैसे पानी का नेचर था, ठीक है। चलिए, तो इससे थोड़ा आइडिया ये लग गया कि जो लाइट का जो ट्रैवल करने का तरीका है वो कैसा रहेगा? वेव नेचर, ठीक है। अब ये वाली बात समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा आइडिया दे चुका था, एक बार वापस से बता दूं। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये किसका है? वेव का। ये मेन पोजीशन से जितना डिस्टेंस अप रहेगा, उस डिस्टेंस को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये डिस्टेंस भी एम्पलीट्यूड हो जाएगी। और एक साइकिल कंप्लीट होने में, यानी यहां से लेकर यहां तक भी एक साइकिल ही हुई ना। देखो, ये 1/4 यहां पर हो गई, हाफ यहां पर हो गई, 1/4 यहां पर हो गई, तो एक साइकिल कंप्लीट। जितना डिस्टेंस चला उसको वेवलेंथ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ी होती हैं, कोई इशू नहीं है। और हम लोग एक रिलेशन भी देख चुके, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा किसके बराबर होता है बच्चा? स्पीड के बराबर। खैर चलिए, अब हम लोग जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, उस टॉपिक का नाम है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट क्या होता है? देख, अभी हम लोगों को आइडिया लगा कि जो लाइट का जो नेचर है ना, वो कैसा है? वेव नेचर है। वेव नेचर है, इट मींस लाइट कोई भी पॉइंट सोर्स, मैंने एक बल्ब लिया और वहां से हर डायरेक्शन के अंदर मैंने ऐसे वेव निकालना स्टार्ट कर दिया, हर डायरेक्शन में। देख, यहां से हर डायरेक्शन में अगर मैं एक काम करूं कि सिमिलरिटी रहे, इसलिए मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूं, है ना। सिमिलरिटी रखने के लिए इसी को मैंने क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। और इसको हम लोग थोड़ा आगे ले आए। चलिए, एक इसको कॉपी करके भी हम लोग यहां पर ले आए। चलो, ये हम लोगों ने सेट कर दिया कि लाइट से, इस सोर्स से हर डायरेक्शन के अंदर क्या निकल गई थी? वेव निकल गई थी। अब इस वेव की बात करूं मैं, तो इस वेव के अंदर हर पॉइंट पर, चलो हम लोग इसको एक बार थोड़ा डिलीट भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे मैंने बताया, हर डायरेक्शन के अंदर ऐसा सिमिलर रहेगा। और अगर इस वेव की बात करूं, इस वेव के अंदर ये वाला जो एंगल है ना, इसको 0 डिग्री बोलते हैं।
और ये वाला एंगल कितना रहने वाला है 90 डिग्री, ये वाला 180 और यहाँ पर 270 और यहाँ पर रह जाएगा बच्चा 360। ठीक है, इनको हम लोग फेज से डिनोट करते हैं, फेज। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अगर मैं इसी वेव को चलो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको एक और बना लूँ मैं वेव, ये ऐसी वेव बना ली मैंने, सिमिलर ये है ना, समझ जाना थोड़ा। अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करूं तो इसका एंगल कितना है, सपोज 30 डिग्री है, तो मैंने यहां पर भी वही मार्क करा, कितना 30 डिग्री, ये वाला पॉइंट मैंने मार्क कर दिया 30 डिग्री। और सिमिलरली इस वाली वेव की बात करूं, इस वाले पॉइंट को भी मार्क कर लिया 30 और यहां पर भी मार्क कर लिया 30। और जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा ना तो ये क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट समझ आया, वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द continuous locus of all such particles of medium which are vibrating in same phase। ये उन पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो सेम फेज के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को मिला लेना है, उनके लोकस को मिला लेना है। जैसे यहां पर किस वाले लोकस को मिलाया हम लोगों ने, 30 डिग्री पर जो वाइब्रेट कर रहे थे। आप चाहो तो 90 डिग्री वाले को भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रहे कि इसका अगर 90 डिग्री लिया है तो यहां पर भी 90 लेना है, यहां पर भी 90 लेना है। और जो एक सरफेस ड्रॉ करोगे उसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना है आप लोगों को। तो वेव फ्रंट क्या है, लोकस ऑफ द पार्टिकल्स विच वाइब्रेट्स इन द सेम फेज, जो सेम फेज के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं उनके लोकस को बोला गया है। अच्छा एक चीज और देख, अगर मैं ये वाला सोर्स कैसा था तेरा, पॉइंट सोर्स था। और अगर पॉइंट सोर्स की बात करूं तो इस पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बना था वो कैसा बना था, स्फेरिकल। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाऊं तो यहां पर देखो, ये वाला पॉइंट सोर्स था आपका, इससे जो पहला वेव फ्रंट बना था वो कैसा बना था, स्फेरिकल। अब इसके बाद हाइजन ने जो बात बताई वो क्या बोला कि हाइजन प्रिंसिपल हम लोगों को पढ़ना है, अभी थोड़ी देर रुक के पढ़ने वाले हैं। उन्होंने बोला कि हर एक पॉइंट इस वेव फ्रंट के ऊपर किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह। यानी जो प्रॉपर्टी पॉइंट सोर्स की है ना, वही सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी रहने वाली है, जो वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट्स है ना, उन सभी पॉइंट्स की वही प्रॉपर्टी रहने वाली है। यानी वो भी क्या करेंगे, अपना अपना वेव फ्रंट बनाएंगे। इन वेव फ्रंट को हम लोग वेवलेट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेवलेट्स। और अगली बात जो हाइजन जी ने बताई कि इन वेवलेट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी बढ़ती क्रम के अंदर इनको टेंजेंशियली जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, टेंजेंशियली। तो ये नया वेव फ्रंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नया वेव फ्रंट। ठीक है, चलिए तो अब ये जो नया वेव फ्रंट बन गया, उसके बाद फिर से क्या काम करना है, हाइजन के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट इन वेव फ्रंट के ऊपर किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह। छोटी छोटी क्या बनाएगा, वेवलेट्स बनाएगा। मैं यहां पर बना के भी दिखा देता हूं, देखो ये वेवलेट्स इसकी, इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, है ना। इन पॉइंट्स को फिर से क्या करना है, टेंजेंशियली जोड़ देना है। जैसे ही टेंजेंशियली आप जोड़ोगे तो अगला वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट कैसा बना, स्फेरिकल बन जाएगा, है ना। इसको अगर हम लोग डायग्राम से देखना चाहें तो इस टाइप से कुछ बनने वाला है। देखिए ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, उससे जो वेव फ्रंट बना ना वो स्फीयर की तरह बना। किसकी तरह, स्फीयर की तरह। याद रखना पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनने वाला है वो कैसा होगा, स्फेरिकल। अच्छा एक चीज और, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके एक चीज देखना चाहें, इसको एक बार साइड में रख देते हैं। ये हमारे पास पहला एक पॉइंट सोर्स था। पॉइंट सोर्स के बाद इससे जो पहला वेव फ्रंट बनेगा, हम लोग पहला वेव फ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर कि ये दो, ये पहला वेव फ्रंट आ गया। इस वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, प्राइमरी सोर्स की तरह। वो भी छोटी छोटी क्या बनाएगा, वेवलेट्स बनाएगा। उन वेवलेट्स को, यानी ये जो पॉइंट मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं ना, देखो इस पॉइंट को जैसे मैंने मार्क कर दिया, ये वाला मार्क कर दिया, ये वाला, ये सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, इस प्राइमरी सोर्स की तरह। और ये छोटी छोटी क्या बनाएंगे, वेवलेट्स। इन वेवलेट्स को फिर कैसे जोड़ना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर टेंजेंशियली जोड़ना है। और जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर टेंजेंशियली जोड़ेंगे तो ये अगला वेव फ्रंट बन जाएगा। देखो टेंजेंट से मैंने जैसे ही इसको ज्वाइन करा तो ये अगला वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलर मैनर के अंदर अगला वेव फ्रंट ऐसे बनता जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो वेव फ्रंट बनाना ये कैसा है, स्फेरिकल है। किसी बच्चे ने सोचा कि मैं यहां पर बैठ के इसको देखता हूं, है ना, कि तुझे निहार लूं, मेरा मन करता है तुझे देखने को। तो इसने जैसे ही इसको देखने की कोशिश करी तो इसको रे कहां से आती हुई नजर आई, ऐसे। लाइट तो ऐसे आती हुई नजर आएगी इसको। अगर यहां से देखोगे, देखो अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं सर मैं तो यहां पर बैठना चाहूंगा, यहां पर बैठ, और जैसे ही यहां पर बैठोगे तो यहां से फिर से देखना चाहोगे तो क्या होगा, वापस से जो रे आएगी वो ऐसे आएगी।
ये जो मैंने लाइट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। जो हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ रहे थे ना, ये रे है एक्चुअल में, क्या है, रे। और ये जो स्फेरिकल चीजें बनी थी, ये क्या था, वेव फ्रंट। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बड़ी जो हम लोगों को नजर आ रही है कि रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। आपको याद रख लेना है, द एंगल बिटवीन रे एंड वेव फ्रंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। नोट कर लेना इस पॉइंट को, क्या कि रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन को हम लोग रे से रिप्रेजेंट करते हैं, उस लाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रे से। और वेव फ्रंट और रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल हो रहता है बच्चा 90 डिग्री का। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं। सपोज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मीन्स कि हम लोगों ने एक ट्यूबलाइट ले ली, हमारे घर पे जो ट्यूबलाइट है हम लोग उसी का यूज़ करने वाले हैं। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया जाए। चलो नई स्लाइड लेते हैं इसको। हमारे पास जो अभी रहने वाला है वो ऐसा सोर्स है, ये वाला। ये हमारे पास जो घर पे ट्यूबलाइट है ना बच्चा, लंबे वाली जो ट्यूबलाइट है उसकी बात कर रहे हैं। इस ट्यूबलाइट की बात करूं तो ये इसके पास एक सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्स हैं। यानी छोटे छोटे जो पॉइंट मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट ये जो मार्क कर रहा हूँ, ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये सोर्स की तरह, यानी लाइट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं ये। ठीक है, अब हाइजन जी को याद करो। हाइजन जी ने क्या बोला, हाइजन के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट जो था वो क्या बनाता है, अपनी अपनी वेवलेट्स बनाता है। ठीक है, तो यहां से इस पॉइंट की वजह से हम लोग क्या बनाएंगे, वेवलेट्स बनाएंगे। ये छोटे छोटे क्या बना दी इसने, वेवलेट्स। अब इन वेवलेट्स को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, टेंजेंशियली। और कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे ही टेंजेंशियली जोड़ेंगे ना तो अगला वेव फ्रंट कैसा दिखेगा, सिलेंड्रिकल। इसको इमेजिन करने के लिए मैं छोटा सा काम देता हूँ। हमारे पास एक फूलों वाली माला है, धागा लिया हम लोगों ने सुई के अंदर पिरो के, उसके अंदर एक फूल डाल दिया, यानी पहला वेवलेट, दूसरा फूल डाला, दूसरा वेवलेट। ऐसे करके हम लोगों ने एक अच्छे वाली फूलों की माला रेडी कर ली। और उन फूलों की माला को अगर हम लोग किसी पेपर से कवर करें तो उसकी शेप कैसे रहने वाली है, उसकी शेप आप इमेजिन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसकी शेप रहेगी सिलेंड्रिकल। कैसी शेप रहेगी, सिलेंड्रिकल। अगले वाला सिलेंडर कैसा बन जाएगा, देख अगले वाला सिलेंडर क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो नया वेव फ्रंट बनाना, इसका हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह। अब यहां पर भी एक फूल रख दो और उसको फिर से टेंजेंशियली कवर कर दो। जैसे ही आप उसको टेंजेंशियली कवर करोगे तो अगला वेव फ्रंट ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यानी वेव फ्रंट कैसा बन रहा है, सिलेंड्रिकल बन रहा है। ठीक है, और यहां से अगर हम लोग उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो ये हमें रे कैसे आती हुई नजर आएगी, भाई लाइट का जो प्रोपेगेशन का जो तरीका है वो लाइट इस साइड आती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसी को तो हम लोगों ने क्या बोला था, रे बोला था। लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है उसी को तो रे बोला। और ये जो सिलेंड्रिकल चीजें बनी थी ये क्या है, वेव फ्रंट। ठीक है, इनके बीच में एंगल फिर से देखा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात लिखी थी, नोट करा था कि रे और वेव फ्रंट के बीच में ऑलवेज एंगल कितना रहने वाला है, 90 डिग्री। तो यहां पर भी एप्लीकेबल है। चलिए अब अगली बात जो हम लोग यहां पर करने वाले हैं वो क्या है, फार अवे सोर्स की। फार अवे सोर्स मीन्स मान लो मेरे पास एक यहां पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे सन की बात कर लें, सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ से जो वेव फ्रंट बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे बच्चा, देख पहला वेव फ्रंट ऐसा बन गया। ठीक है, दूसरा ये वाला, ऐसे करके वेव फ्रंट बनते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा दूर ले जाऊँ, बहुत ज़्यादा दूर इन द सेंस कि अगर मैं सन को अपनी अर्थ पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ सन की लाइट को, तो हम लोगों को कैसा दिखने वाला है वो देखते हैं। अब देखो मैं यहाँ वाले पार्ट की बात करूँ, यहाँ वाले पार्ट की, तो ये वाला पार्ट मेरे को कैसा नजर आ रहा है, कर्व्ड पार्ट नजर आ रहा है। और उतना ही पार्ट अगर मैं इस वाली जगह पर ऑब्जर्व करना चाहूं तो ये आपको कैसा नजर आएगा, एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, एक प्लेन की तरह नजर आएगा, जैसे ऐसे इस शेप के अंदर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग किसी भी सोर्स से अगर लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा दूर है सोर्स हमारा, तो जो वेव फ्रंट बनेगा ना, जो हम लोगों को ऑब्जर्व होगा वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। ठीक है, प्लेन इसलिए बोला क्योंकि बहुत दूर है, उतनी जगह अगर हम लोग लेंगे तो हम लोगों को ऑब्जर्व होने वाला है, कर्व नहीं ऑब्जर्व होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका रेडियस बहुत ज्यादा हो चुका है ना। तो हम लोगों को ऑलमोस्ट कैसा दिखेगा, स्ट्रेट, यानी ऐसा वेव फ्रंट नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला वेव फ्रंट ऐसे। ठीक है, अगला वेव फ्रंट ऐसे क्यों, देखते हैं। एक अच्छा सा डायग्राम मैं आपके लिए पहले से ही सेट करके लेके आया हूं, देखिए जरा। देखो पॉइंट सोर्स की वजह से कैसा वेव फ्रंट बन रहा था, स्फेरिकल।
लीनियर सोर्स की वजह से कैसा बन रहा था, सिलेंड्रिकल। और अगर बहुत ज्यादा दूर है ना तो आपका जो सोर्स जो वेवफ्रंट बनने वाला है वो कैसा बनेगा, प्लेन वेवफ्रंट इस शेप के अंदर। देखो जैसे अगर मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम यहां पर भी एक रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो देख सकते हैं हम लोग, यहां से हम लोगों ने एक लाइट गिराई ऐसे, ये ऐसे, ये एक रे जा रही है, ये क्या है बच्चा, रे। और इसके ऊपर अगर मैं वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करूं तो इससे कितने एंगल पर बनाना है, 90 के एंगल पर, यानी इससे परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा आपका वेव फ्रंट, आपको ऐसे चलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलिए ये सब चीजें करने के बाद हम लोग एक बार हाइजन जी के सारे प्रिंसिपल एक बार देख लें। हाइजन जी ने जो जो बात बोली थी, है ना, ये देखिए। हाइजन जी ने बोला कि ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज फ्रेश सोर्स। जो वेव फ्रंट बनी ना, कोई सी भी कैसी भी वेव फ्रंट हो, जैसे हम लोग स्फेरिकल की भी बात कर चुके और सिलेंड्रिकल की भी बात कर चुके, प्लेन की भी बात कर चुके, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स, यानी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, फ्रेश सोर्स की तरह, यानी जो हमारे पास प्रीवियस सोर्स था ना उसी की तरह बिहेव करने वाला है। और न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से जो डिस्टरबेंस होगी ना, नए वाली डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का मतलब कि ये जो अब सोर्स बन गया तो ये भी अपनी क्या बनाएगा, वेव फ्रंट बनाएगा। इस वेव फ्रंट को हम लोग वेवलेट के नाम से जानते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव और वेवलेट्स। ठीक है, चलिए सेकेंड लाइन के अंदर उन्होंने बोला कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ना, सेपरेट आउट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन के अंदर सेपरेट करेंगे, यानी अपना जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो हर डायरेक्शन के अंदर फैलती जाएगी। इस वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और विद स्पीड ऑफ लाइट, कितनी स्पीड से जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें कि फ्री स्पेस के अंदर, तब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी। अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए तो स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जो नया वेव फ्रंट है ना, जो नया वेव फ्रंट बनेगा वो कैसे बनेगा बच्चा, वो बनेगा इस शेप के अंदर कि आप उसको टेंजेंशियली जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, टेंजेंशियली, किस डायरेक्शन के अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो ये आपको एज इट इज याद रखने हैं, आपको बताने के लिए। देखो चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई थी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये आपको पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। चलिए उसके बाद हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो लाइट है ना, लाइट रे जो हम लोगों ने यूज करी थी, रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। उसी का यूज करते हुए हम लोग सबसे पहला यूज कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास जो लेंस हम लोगों ने लिया, ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसको। और यहां से अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूं, ये वाली, एक लाइन ड्रॉ करते हैं बढ़िया से, वापस से देखते हैं इसको। ये हम लोगों ने एक लेंस लिया जिसको कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे हैं। यहां पर एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोला करते थे। जब भी लाइट इसके पैरेलल आती है ना, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इस लेंस का काम क्या है, कन्वर्ज करना। ये लाइट को यहां पर क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, यानी एक जगह इकट्ठा कर लेगा। ऐसे जा रही थी लाइट, उसने क्या कर दिया, कन्वर्ज, किसने, कन्वेक्स लेंस, और जिसका दूसरा नाम क्या था, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्स लेंस। अब इसका वेव फ्रंट बनाना, ये जो मैंने रिप्रेजेंट करा ना बच्चा, ये क्या है, ये है आपकी रे, और हमें किसकी बात करनी है, वेव फ्रंट की। और हम लोगों को अच्छे से पता है कि रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसको करने का तरीका देखते हैं। इस वाले पॉइंट से आप एक्स डिस्टेंस इधर चले जाइए, एक्स डिस्टेंस इधर आ गए और आपने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली आप यहां से भी एक्स डिस्टेंस इधर आ जाइए और यहां पर आपने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। क्यों करा परपेंडिकुलर, क्योंकि रे और वेव के बीच में, रे और वेव फ्रंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री रहने वाला है। अब इनको ज्वाइन कर दो, जैसे ही आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, यानी एक प्लेन। सामने से देखोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी, एक्चुअल में है क्या, ये ऐसे प्लेन की शेप के अंदर है। ठीक है, चलिए अब यहां से फिर से एक्स डिस्टेंस गए और यहां से एक्स डिस्टेंस गए, वापस से हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये कैसा आया, प्लेन वेव फ्रंट। ये कैसा आ रहा है बच्चा, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट। अब हम लोग इससे आगे की बात करते हैं, जब उसने कन्वर्ज करा तब क्या होने वाला है। फिर वही काम, यहां से एक्स डिस्टेंस चले जाओ और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। इस वाले पॉइंट से एक्स डिस्टेंस गए और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्या आप इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे क्या, जैसे ही मान लिए आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल 90 तो नहीं रहा ना। तो क्या करना है हम लोगों को, एंगल 90 लेकर आना है। तो कौन सा तरीका ऐसा हो सकता है जिससे एंगल 90 आ जाए, किस किस के बीच में, रे और वेव फ्रंट के बीच में। तो सबसे आसान जो मेरे को नजर आ रहा है वो तो यही है, देखो कर्व्ड शेप, देखो कैसा आया ये कर्व्ड।
अब यहां से फिर से एक्स डिस्टेंस जाओ परपेंडिकुलर, एक्स डिस्टेंस जाओ परपेंडिकुलर, फिर से आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये कैसा बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस। तो याद रखना, एग्जामिनर कई बार पूछ लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस के अंदर जब रेज जा रही है तो उसका वेव फ्रंट ड्रॉ करके बताइए, तो आपको सिंपल सा ऐसा ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट हम लोग इससे अगले वाले पार्ट की बात करते हैं, कनकेव की। कौन सा है, कनकेव। अच्छा, कनकेव की बात करें तो कनकेव का दूसरा नाम जानते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्जिंग लेंस। और फिर हम लोगों ने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा है ये, कनकेव, या फिर इसको डाइवर्जिंग भी बोलते हैं, कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग। ये लाइट को डाइवर्स करता है। जैसे ही मैंने ना यहां से एक रे गिराई और एक रे यहां पर गिरा दी, इसका काम क्या है, देख अगर ये लेंस ना होता ना तो रे स्ट्रेट लाइन में ऐसे पैरेलल चली जाती, बट इसका काम क्या है, डाइवर्स करना, आपको रास्ते से भटकाना। जैसे आपका फ़ोन हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ये आपको रास्ते से भटकाते हैं ना, सिमिलर मैनर के अंदर इसका काम क्या है, रास्ते से भटकाना। तो ये रास्ते से भटकाने का मतलब कि ये क्या कर देगा, इसको डाइवर्स कर देगा, दूर भगा देगा। ये अगर दूर भगा दिया तो इसका हम लोग वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, यहां से वही काम, एक्स डिस्टेंस जाओ परपेंडिकुलर, एक्स डिस्टेंस जाओ परपेंडिकुलर, तो इनको ज्वाइन करा तो ये कैसा बना भाई, प्लेन बन गया ना, लाइन बन गई। यानी अगर मैं सामने से देखूं तो ऐसा दिखेगा, दूर से देखूं, फ्रंट व्यू देखूं तो हम लोगों को लाइन नजर आएगी, तो ये कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट। अब यहां से एक्स डिस्टेंस जाकर परपेंडिकुलर ड्रॉ, यहां से एक्स डिस्टेंस जाकर परपेंडिकुलर ड्रॉ जब करेंगे, इनको मिलाने का तरीका क्या है, आप चुपचाप मिलाते जाइए, इनको ऐसे मिलाओ ताकि ये परपेंडिकुलर आ जाए। तो ये शेप कैसे आ गई आपकी, कर्व्ड सरफेस आ गई। ठीक है, तो ये आपका जाने वाली रेज का आपने क्या बना दिया, वेव फ्रंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रिज्म। प्रिज्म की बात कर ली जाए तो प्रिज्म की बात करेंगे तो प्रिज्म से क्या होता है यार, प्रिज्म से जब भी रे जाती है ना, प्रिज्म का काम क्या है, देख ऐसे रे गिराई हम लोगों ने और ये रे ऐसे जाकर इस साइड से चली जाती है हमारी, ऐसे तो जाती है ना, रे गई, इसने इस तरीके से इसको भेज दिया। अब मैं इसकी जैसे ही वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं तो वेव फ्रंट कैसे बनाना है, मान लो हम लोगों ने यहां पर 2 रे गिरा दी ये वाली, और उसके बाद जाने वाली रेज ऐसे आएंगी, हाँ सर दोनों पैरेलल रहने वाली हैं, तो इनका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पर भी कैसा आ जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी प्लेन वेव फ्रंट बनने वाला है। आपको सीधा सीधा ये एग्जामिनर जब पूछे ना तो चुपचाप ये डायग्राम बना देना। ये कौन से हैं, आने वाले वेव फ्रंट, और ये कौन से हैं, जाने वाले वेव फ्रंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हाइजन प्रिंसिपल की थ्योरी पर, यानी वेव के ऊपर रिफ्लेक्शन कैसे पढ़ना है। आज से पहले हम लोग रिफ्लेक्शन को कैसे पढ़ते आए थे, सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन को मैं यहां से पॉलिश कर दूं, सिल्वर पॉलिश कर दिया, सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है ना। इसको जैसे ही पॉलिश किया और यहां से हम लोगों ने रे गिराई, एक अच्छी सी रे बना लेते हैं हम लोग, यहां से क्या गिरा दी हम लोगों ने, रे, ये वाली। ठीक है, अब ये रे गिराने के बाद आज तक हम लोग ये वाली बात पढ़ते आ रहे थे कि जब भी जहां पे भी रे गिरा हो ना, सबसे पहला काम क्या है, वहां पर नॉर्मल बनाना। तो क्यों ना हम लोग आज नॉर्मल यहीं पे बना ही लेते हैं ना, ये नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किया, सबसे पहला काम क्या करना था हम लोगों को, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे थे, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे इसके अंदर। अब दूसरी रे कैसे गिराएं, एक रे और ले लेते हैं हम लोग, सपोज यहां पर एक रे और हम लोगों ने इसके बिल्कुल पैरेलल ऐसे गिरा दी, ये वाली पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ये रे, क्या ये दोनों रेज यहां तक इकट्ठी आएंगी, क्या आंसर है नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, अगर मैं इसका वेव फ्रंट बनाना चाहूं ना तो वेव फ्रंट कैसे बनने वाला है, पहले तो वो देखते हैं। इसका वेव फ्रंट यहां पर ऐसे आएगा, देखो ये क्या बन गया इसका वेव फ्रंट। सर ऐसे क्यों बना रहे हो, क्योंकि रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। रे ऐसे जा रही है तो वेव फ्रंट कितने एंगल पर होना चाहिए, 90 के। अगले वाला वेव फ्रंट ऐसा बन जाएगा, ठीक है, अगले वाला वेव फ्रंट ऐसा बन जाएगा, यानी ये साथ साथ। ऐसा क्यों बना रहा हूं, देखो मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ये जो वेव फ्रंट बनाया इसका हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह। ये छोटी छोटी क्या बनाएंगी, वेवलेट्स। उन वेवलेट्स को कैसे जोड़ना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर टेंजेंशियली जोड़ना है, तो अगला वेव फ्रंट ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, लास्ट के अंदर आपका जो वेव फ्रंट यहां पर आएगा वो इस शेप के अंदर ऐसे चला जाएगा। ये जो मैंने रिप्रेजेंट कराना, ये क्या है, वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है, आने वाले वेव फ्रंट। ठीक है,
अब मैं अगर आपसे ये वाली बात बोल दूं कि सर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल मैं आई रिप्रेजेंट करूंगा, ये वाला एंगल कितना रिप्रेजेंट करूंगा, आई, तो आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने आई रिप्रेजेंट किया था आने वाली रे का नॉर्मल के साथ। हाँ, अब चेंज क्यों कर दिया? चेंज करने का कोई लॉजिक नहीं है, चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा टेक्निकली देखें हम लोग इसको। देखो ये वाला एंगल कितना है, आई। अगर मैं ये वाला एंगल देखूं, ये वाला एंगल कितना है? अगर आपको पता है तो फटाफट टाइप करिए कितना एंगल है। देखो इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट के बीच का एंगल 90 है मेरे भाई। हाँ, अगर 90 है तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा? टोटल कितना था 90, ये वाला आई है तो ये वाला बच जाएगा 90 माइनस आई। ठीक है, अब दूसरी बात, ये जो मैंने रेड मार्क कर रखा है यानी जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, इसका सरफेस के साथ कितना एंगल है? इस वाले सरफेस के साथ ये फिर से कितना है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, टोटल कितना था 90, और ये वाला कितना आया था 90 माइनस आई, तो इसको कंफर्म है कि कितना होना पड़ेगा, एंगल आई होना पड़ेगा। आगे से ध्यान रखना, वेव फ्रंट का, मैंने क्या बोला, वेव फ्रंट, ये क्या है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा ना, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस जाना करेंगे। चीजें वही है, कुछ नहीं है, मैथमेटिकली हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया कि दोनों एंगल कैसे रहने वाले हैं, सेम। आगे से इसी का यूज करने वाले हैं हम लोग। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चल अब देखो, अब मैं यहां पर 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट जो मैंने मार्क कर लिया, ये वाला पॉइंट है बी। ये ए बी इकट्ठे आए यहां तक, ठीक है। उसके बाद बी वाले से फिर से क्या बनेगा, यहां पर देखो बी वाला अपना अपना क्या बनाएगा, वेव फ्रंट ऐसे बनाएगा। एक्चुअल में स्फेरिकल है, बट मैं पीछे इसको थोड़ा कचरा ना हो इसलिए मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऐसे ऐसे क्या बनेगा, वेव फ्रंट। ठीक है, ये वेव फ्रंट ऐसे ऐसे चलते जाएंगे और कहां तक पहुंच जाएंगे, सी तक। जब ये बी सी तक पहुंचा ना, इस वाले पॉइंट तक, सी तक, उस टाइम ए किधर जाएगा, ए पॉइंट से जो वेव्स निकलेंगी वो किस डायरेक्शन में जाएंगी, वो नीचे तो जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पॉलिश कर दिया, और जैसे ही हम लोगों ने इसको पॉलिश कर दिया तो उसको जाना तो वापस पड़ेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो वो ऐसे वेव फ्रंट बनाते 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 ऐसे चली जाएंगी। अब वो कितना चलेंगी, उस वही चीज़ें हम लोगों को अच्छे से डीपली पढ़नी है। तो मैं इनको एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो हम लोग एक काम करें भाई, बी से सी जितना, देखो बी वाला भी उसी मीडियम में चल रहा है और ए वाला भी उसी मीडियम में चल रहा है, यानी स्पीड कैसी रहने वाली है, स्पीड रहेगी सेम। स्पीड कैसी रहेगी, सेम। हां, अगर ये मीडियम चेंज हो जाता ना, यानी अगर ए वाला नीचे वाली साइड चलना स्टार्ट कर देता तो मीडियम हो सकता है चेंज हो जाए। अगर मीडियम चेंज हो जाता तो स्पीड वेरी कर जाती, लेकिन अभी तो दोनों सेम मीडियम में चल रहे हैं, तो स्पीड दोनों की क्या रहने वाली है, सेम। यहां से यहां तक आने में इसको टाइम लगा टी, तो ए को भी ऐसे 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 मूव करते 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 यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टी। सेम टाइम के अंदर सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो क्यों ना हम लोग यहां से एक आर्क ले लेते हैं। कौन सी आर्क भाई, ये जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट, ये देखो बी से लेकर हम लोगों ने यहां पर एक कंपास रखा और इसको हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया कहां तक, सी तक। बी से सी तक की जितनी डिस्टेंस है ना, ये वाली, इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया कि कितना है। अब इस कंपास को हम लोग यहां से उठाएंगे और कहां शिफ्ट कर देंगे, ए वाले पॉइंट पर। अब ए को भी उतना ही चलना है जितना बी से सी चला, उतना ही ए उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो यहां पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। सॉरी, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वापस से हम लोग इसको चेक करते हैं। थोड़ा सा केयरफुली इसको करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आए। मार्क कर सकते हैं आप इसको। चलिए, यहां से लिया और इसको हम लोग मार्क करना स्टार्ट कर दिया। ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, ठीक है। अब मार्क करने के बाद हम लोग कंपास को यहां से उठाते हैं और ले चलते हैं, क्योंकि अब कंपास की जरूरत हम लोगों को नहीं है। देखो बी गया सी तक, ए ऐसे 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 रेंगते रेंगते यहां तक जाएगा। अब यहां पर भी हम लोगों को क्या करना है, टेंजेंशियली जोड़नी होती थी चीजें। तो इसका जो टेंजेंट है उसको सी पॉइंट से जोड़ दें, और जैसे हम लोग इसको सी पॉइंट से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो सी पॉइंट को इसके टेंजेंट से जोड़ देंगे। ये देखो, ये जो लाइन मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या बन जाएगा आपका, नए वाला वेव फ्रंट। नए वाला वेव फ्रंट मतलब जो जाने वाला वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव फ्रंट होने वाला है। अब अगर मैं इस वेव फ्रंट की बात कर चुका तो अगला वेव फ्रंट कैसे जाएगा, देखो इसका हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह। तो छोटी छोटी क्या बनाएगा, वेवलेट्स, उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जोड़ोगे तो अगली क्या बन जाएगी, अगली आपके पास
अगला वेव फ्रंट बन जाएगा जो कि इसके कैसे रहने वाला है, पैरेलल। क्यों रहेगा पैरेलल? क्योंकि जितना ये चलेगा उतना ये वाला पॉइंट चलेगा, सेम डिस्टेंस सेम टाइम के अंदर, ठीक है। अगले वाला वेव फ्रंट ऐसे बन जाएगा, यानी ऐसे इसी डायरेक्शन के अंदर हमारे वेव फ्रंट बनते जाएंगे। अब मैं रे की बात करूं तो रे कैसे बनाएंगे? रे के लिए हम लोग अच्छे से रे ड्रॉ करते हैं। आपको जो मैं काम कर रहा हूं ना बच्चा, सिमिलर मैनर के अंदर करना है, फर्स्ट टाइम के अंदर कंपास लेके अच्छे से प्रॉपरली काम करना है ना। अब इसको यहां से रे और वेव फ्रंट के बीच में कितना एंगल रहता है, 90 डिग्री। तो हम लोग यहां से ऐसे सेट कर दें ये लाइन, ताकि ये वेव फ्रंट से कितना एंगल बनाए, 90। और यहां से भी हम लोगों ने ड्रॉ करी तो ये भी कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस सरफेस के, ठीक है। ये जाने वाली रे हो गई। अब जो हम लोगों को देखना है वो क्या देखना है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। यहां पर प्रूफ करके देखते हैं। यहां पर एंगल आर कौन सा है, जाने वाली वेव फ्रंट और सरफेस के साथ ये वाला एंगल कौन सा है, आर। क्या बोला मैंने, जाने वाली जो वेव फ्रंट है ना, ये वाली वेव फ्रंट जा रही थी, उसका सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है वही एंगल कितना होता है, एंगल आर। और यहां पर मैंने एंगल आर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं इनकी नाम लिख देता हूं। नाम क्या लिख दिया, ये था ए, ये वाला बी, ये वाला सी, और इस वाले पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, डी पॉइंट। ये वाला पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डी। अब सुनो, बी से सी जितना डिस्टेंस है, क्या ए से डी भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा? बिल्कुल। हम लोगों ने यहीं से तो कंपास लिया था और यहां से मार्क कर दिया था। क्यों? क्योंकि दोनों सेम मीडियम में चल रहे थे, सेम स्पीड थी, सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो हम लोग क्यों ना इनको इक्वल लिख लें। तो वापस से लिख लेते हैं क्या कि बी सी किसके बराबर है, बी से सी बराबर है ए से लेकर डी तक, ठीक है। ये थोड़ी देर में हम लोगों को यूज करना है, अभी देखते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं कोई भी ट्रायंगल की बात करूं ना, ये वाला एंगल थीटा है, थीटा के बिल्कुल सामने वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला परपेंडिकुलर जहां पर 90 बनता था वो बेस, और ये वाला क्या हो जाता था, हाइपोटेनियस। और साइन थीटा कितना होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा कितना होता था, P/H, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल कौन सी है, ए बी, और ये वाला कौन सा है, सी। ये वाला पॉइंट है सी। ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है भाई, ए बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, आने वाले वेव फ्रंट का सरफेस के साथ। ये वाला एंगल आई। अगर साइन आई की बात करूं तो साइन आई कितना हो जाएगा, थीटा के बिल्कुल सामने वाला, यानी परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेनियस AC। मेरे भाई सी को सी से मत कट कर देना। क्यों मत कट कर देना भाई, क्योंकि जैसे ही कट करोगे, ये तो लाइन है ना मेरे भाई, क्या है ये, लाइन। और सी कोई एक अलग से वेरिएबल नहीं है, बी से सी डिस्टेंस है ये टोटल, प्लीज कट मत करना, है ना। चलिए, अब अगली जो ट्रायंगल हम लोगों को यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है, वो ट्रायंगल है ADC। तो मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं, ये वाला A और ये वाला D और ये वाला कौन सा है, C। अच्छा, D और C के सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, R। और ये वाला एंगल कितना है, 90, क्योंकि ये तो वेव फ्रंट था ना। क्या था, वेव फ्रंट। कौन सा है वेव फ्रंट, देख वेव फ्रंट है C से D, C से D, ये वाला वेव फ्रंट है। और ये वाली क्या थी आपकी, रे थी। तो इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 90। थीटा के बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी अगर मैं साइन आर की बात करूं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AD और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC, ठीक है। ये साइन आर आ गया और ये वाला साइन आई आ गया। अब एक चीज और देखें, देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, AC AC। BC और AD कैसे हैं, BC और AD तो इक्वल है, मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये जो राइट साइड जो चीज़ है ना वो इक्वल है दोनों साइड, है ना। BC और AD इक्वल है, इसका मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल हो गई। इट मीन्स साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, साइन आर के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के बराबर, ठीक है। चलिए, ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको बड़े सुकून से करना है इसको, जल्दबाजी नहीं करनी। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, रिफ्रैक्शन। देख लें तो इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे कि रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन थ्योरी। अभी हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। अभी तक हम लोगों ने जो बात करी थी ना रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सपोज हमारे पास ये एक सरफेस ऊपर है जिसको हम लोगों ने बोल दिया मीडियम 1, और नीचे एक मीडियम क्या दे दिया बच्चा, 2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। अब आप पूछोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n से डिनोट किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी क्या है? सी है स्पीड लाइट की, कहां पर? फ्री स्पेस के अंदर, जो कि होती है बच्चा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब v क्या है? v है उस वाले मीडियम के अंदर स्पीड जिस वाले मीडियम की हम लोगों को बात करनी है। ये रिलेशन है, आपको थोड़ा सा आइडिया इसका रखना है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाती है, थोड़ा बेंड हो जाती है। वो देखते हैं। सपोज हम लोगों ने ये रे गिराई और सबसे पहला जो काम था हमारा यहाँ पर क्या बनाना, यहाँ पर नॉर्मल बनाते थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बना दिया, एक नॉर्मल, और नॉर्मल का इंसिडेंट के साथ जो एंगल बनता था उसको बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे जैसे ही इस मीडियम से दूसरे वाले मीडियम की तरफ जाएगी ना, तो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड हो जाएगी। अगर ये डेंसर मीडियम है तो रे किस साइड आ जाएगी? उस वाले नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। यानी ये जो एंगल आर बना, ये किस किस के बीच का एंगल बना? रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन के बीच का। और यहां पर स्नेल ने जो लॉ दिया था वो हम लोगों को अच्छे से याद है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन लाइज ऑन सेम प्लेन, एक प्लेन पर लाई करती है। दूसरी बात जो उन्होंने बोली थी वो था रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसकी रेशियो बच्चा? साइन आई टू साइन आर की जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। कांस्टेंट कैसे रहेगी ये हम लोग यहीं पर प्रूफ करके देखते हैं। ये तो हम लोगों ने न्यूटन जी के जो बताए हुए नियम थे उसके अकॉर्डिंग चले थे। अब हम लोग यही चीज़ प्रूफ करने वाले हैं हाइजन प्रिंसिपल पर, यानी वेव के लिए क्या ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो चलिए वेव के लिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूँ ताकि हम लोगों का कंटेंट एक जगह पर आ सके। चलिए इसको भी कर लिया जाए। n क्या था? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले एक मीडियम के लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं। हम लोगों ने बाउंड्री क्रिएट कर ली और इसके ऊपर जो मीडियम है वो 1 है, मीडियम 1, और यहाँ पर मीडियम कौन सा है? 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n1 है, इसका है n2। हम लोग यहाँ पर रे गिराने वाले हैं। कुछ रे लेकर आए हम लोग। पहले कलर चेंज कर लें ताकि हम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि रे कौन सी है और वेव फ्रंट कौन सा है। चलिए ये हम लोगों ने यहां पर एक रे लाकर गिराई, ठीक है। अब इस रे का जो डायरेक्शन है ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन एक रे से हम लोग वेव फ्रंट नहीं बनाया करते। वेव फ्रंट बनाने के लिए हम लोगों को एक से ज़्यादा रे की जरूरत पड़ने वाली है। तो दूसरी रे भी इसके बिल्कुल पैरेलल, ऐसे ये वाली रे यहाँ पर पैरेलल होनी चाहिए। यहाँ पर ये अपनी रे आ रही है और इसको मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आप इस चीज़ को चेक कर पाएं कि ये रे है, इस डायरेक्शन में जा रही थी। अब देखो 2 पॉइंट मार्क कर लिए जाएं, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट कौन सा है? बी। बी ना लेकर मैं बी किसी और पॉइंट को लेने वाला हूँ। उससे पहले मैं इसका वेव फ्रंट डिनोट कर लूँ। वेव फ्रंट कैसे डिनोट करेंगे? सर वेव फ्रंट कितने एंगल पर हुआ करता था? वेव फ्रंट होता था कितने एंगल पर? रे से 90 के एंगल पर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट ऐसा आया। इसका और इस वाले पॉइंट की, दोनों पॉइंट की बात करूं तो दोनों सेम मीडियम में चल रहे हैं, तो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। यानी अगला वेव फ्रंट बिल्कुल ऐसा बनने वाला है जो इसके पैरेलल बनेगा। ये वाला वेव फ्रंट बनता जाएगा और लास्ट के अंदर जो हम लोग वेव फ्रंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा, वो ये वाला है, ठीक है, ये वेव फ्रंट। अब उसके बाद जो काम करना है वो क्या है कि हम लोग इस वाले पॉइंट को नाम दे दें। ये वाला पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये ए और बी एक ही वेव फ्रंट पर लाई कर रहे हैं। अब बी को चलना है मीडियम 1 के अंदर। हाँ, क्यों चलना है? क्योंकि देखो ऊपर वाला जो बाउंड्री है वो कौन सी है? मीडियम 1 की। तो बी तो चलेगा मीडियम 1 के अंदर, उसी टाइम के अंदर, उतने ही टाइम के अंदर जो ए है वो सेकेंड वाले मीडियम के अंदर चलने वाला है। और अगर सेकेंड मीडियम डेंसर है तो यहाँ पर स्पीड कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। जैसे तुम लोग दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो, एयर के अंदर तुम्हारी दौड़ अच्छी खासी है, और जैसे तुम लोग पानी के अंदर एंटर कर गए, तो पानी कैसा है? डेंसर, एयर के रिस्पेक्ट में। तो पानी के अंदर जैसे ही घुसे तो तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी। यानी अब ए जो है वो धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करेगा और बी यहाँ तक आते आते, यानी सी पॉइंट तक आते आते इसकी स्पीड वही रहने वाली है जो पहले आ रही थी उसी मीडियम के अंदर। और इस वाले मीडियम के अंदर स्पीड सपोज v1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो, ये ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बनते जाएंगे, ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम लोग, ये चीज़ आइडिया देना था वो मैंने दे दिया।
अब उसी टाइम के अंदर ए जो है वो सेकंड वाले मीडियम के अंदर ऐसे ऐसे दौड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब बी को तो ज्यादा चलना है, क्यों? क्योंकि बी के अंदर स्पीड कैसी है? ज्यादा। और इस वाले ए को जो चलना है वो कैसी है? स्पीड v2 से चलना है, जो कि डेंसर मीडियम के अंदर स्लो हो जाएगी, तो धीरे धीरे यहां तक पहुंचेगा, ठीक है। यहां तक पहुंच गया। अब हम लोगों को यहां पर इस वाले पॉइंट सी पॉइंट से लेकर यहां तक एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट क्यों ड्रॉ करना है? टेंजेंट ही तो ड्रॉ किया जाता है ताकि अगला हम लोग क्या बना सकें? वेव फ्रंट बना सकें। अब इसका जो अगला वेव फ्रंट बनने वाला है, मैं कलर चूज कर लूं, सपोज ये वाला कलर हम लोग ले लें ताकि वेव फ्रंट हम लोग अच्छे से देख पाए। यहां से हम लोगों को स्टार्ट करना है और इसके टेंजेंट से जोड़ देना है। ये वाला क्या बन गया अपना? जाने वाला वेव फ्रंट। ये ऊपर से जो आ रहा था वो कौन सा था? आने वाला वेव फ्रंट। अब जाने वाला वेव फ्रंट ऐसा आ गया। अब मैं इस वाले पॉइंट को अगर मैं बोल दूं कि ये वाला पॉइंट कैसा है? डी पॉइंट है, सपोज डी पॉइंट। ये वाला पॉइंट कौन सा है? डी। अब डी और सी को देखो, ये दोनों डेंसर मीडियम में चल रहे हैं, यानी सेम मीडियम में चल रहे हैं, तो दोनों की स्पीड कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली है, v2 रहने वाली है, यानी दोनों इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हैं। यानी अब ये धीरे, ये अगर x चला तो ये भी कितना चल जाएगा? x उतने ही टाइम के अंदर। तो जो अगला वेव फ्रंट बनेगा वो इसके बिल्कुल कैसा हो जाएगा बच्चा? पैरेलल हो जाएगा, ये वाला वेव फ्रंट, ठीक है। पैरेलल क्यों लिया? क्योंकि जितना डिस्टेंस ये चला उतना ये चला, अगला वेव फ्रंट फिर से इसके पैरेलल हो जाएगा। ऐसे करके ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमें तो चाहिए रे, और रे के लिए हम लोगों को अच्छे से पता है कि रे हमेशा वेव फ्रंट से 90 के एंगल पर जाती है, और हम लोग यहां से ये ड्रॉ कर चुके। देखो ये हम लोगों ने क्या बना दी? जाने वाली रे, यानी कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। सिमिलरली इस वाले पॉइंट से अगर मैं मार्क करूं तो ये इससे परपेंडिकुलर, यानी जो रेड वाला जो है वो क्या है? आपका वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट था, वेव फ्रंट से रे कितने एंगल पर थी? 90 के एंगल पर। अब अगली बात जो है कि यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ना बच्चा, ये वाला एंगल किस किस के बीच में बना? आने वाले वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में। इसी एंगल को तो हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये जाने वाले वेव फ्रंट का सरफेस के साथ, इस वाले एंगल को क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाली ट्रायंगल की बात करूं, यानी ए बी सी की बात करूं, वहां से अगर साइन आई की बात करूं, साइन आई, साइन थीटा कितना होता है बच्चा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो कि कितना आ जाएगा? BC बाय हाइपोटेनियस, जो कि आने वाला है AC, ठीक है। और साइन आर भी लिख लेते हैं, यहां पर मैं साइन आर लिख लेता हूं। साइन आर कौन सी ट्रायंगल में है? A, C और D के अंदर। थीटा यानी आर के बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर, जो कि रह जाएगा बच्चा AD बाय हाइपोटेनियस कितना है? AC। अब ये तो ठीक है सर। अब दूसरी बात कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो कंपेयर कैसे करेंगे? हमें तो क्या चाहिए? रेशो चाहिए, किसकी? साइन आई टू साइन आर की। अब क्यों ना मैं BC की बात कर लूं, तो BC है कितना? देखो इस वाले मीडियम के अंदर स्पीड कितना था? v1, और यहां से यहां तक यानी B से C तक जाने में जो टाइम लगा था वो टाइम था t। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी v1 इंटू टी। किसके बराबर आ गई? ये BC के बराबर आ गई। सिमिलरली अगर A से D की बात करूं, तो A से D जो है वो सेकंड वाले मीडियम के अंदर डिस्टेंस है, जिसके अंदर स्पीड थी v2। तो डिस्टेंस जो आ जाएगी स्पीड यानी v2 इंटू टाइम कितना लगा? जितने टाइम में BC तक पहुंचा उतने टाइम में A कहां तक पहुंच गया? D तक, यानी v2 इंटू टी। टाइम तो दोनों का सेम रहने वाला है, और मैं AD की जगह कितना लिख दूं? v2 इंटू टी। AC एज इट इज रख दो, और यहां पर BC की जगह कितना लिख देंगे? v1 इंटू टी बाय AC एज इट इज डिनोट कर देना है। हमें तो रेशो चाहिए साइन आई और साइन आर की, तो वो वापस से करते हैं साइन आई टू साइन आर, जो कि कितना आ जाएगा? v1t बाय AC। मैं यहां पर लिख देता हूं v1t बाय AC। साइन आई है, साइन आर की वैल्यू कितनी आई? v2t बाय AC। अब AC और ये वाला AC कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अब जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई साइन आई टू साइन आर की, जो कि निकल के आ जाएगी v1t डिवाइड बाय v2t। और ये t1 और टाइम तो दोनों का सेम है ना, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको। और जैसे ही हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना बच जाएगा बच्चा? ये निकल के आ जाएगी हमारे पास v1 बाय v2। और v1 क्या है? स्पीड इन फर्स्ट मीडियम। v2 क्या है? स्पीड इन सेकंड मीडियम, जो कि कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट है। इनकी रेशियो भी कैसी आएगी? कांस्टेंट। यानी साइन आई टू साइन आर कांस्टेंट आ गया, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे कि यहां पर तो v1 बाय v2 है, लेकिन स्नेल्स लॉ के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में चीजें थी।
अगर आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। देखो इस वाले रिलेशन से अगर मैं n की बात करूं तो c बाय वी था, तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा c बाय n। तो v1 की जगह कितना लिख दोगे, v1 की जगह लिख दोगे बच्चा c बाय n1, c बाय n1। c1 क्यों नहीं लिखा भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी c तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। बाय v2 की बात करूं तो कितना लिख सकता हूं, c बाय n2। अब इसको रेसिप्रोकल करके जैसे ही कैंसिल आउट करूंगा तो साइन i टू साइन r निकल के आने वाला है, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, n2 बाय n1। और यही आपने अक्सर देखा होता है, इसलिए ये रिजल्ट आपको यहां तक समझा देगा कि भाई ये जो नेचर है लाइट का वो कैसा है, वेव है। क्योंकि वेव थ्योरी से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्रूफ कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लाइटली मत लेना। अच्छा, अगली जो बात हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो किस पर डिपेंड नहीं करती, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। लाइट सपोज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी है किसकी, सोर्स की। जिस सोर्स से लाइट निकल रही है ना, जिस सोर्स की वजह से लाइट आई, उसी की प्रॉपर्टी है क्या, फ्रीक्वेंसी। अब मीडियम के चेंज होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यूं कहूं कि हमारे पास यहां पर एक लाइट आई, ये एयर है सपोज, और यहां पर फ्रीक्वेंसी इसकी दे रखी है हम लोगों को, म्यू के नाम से डिनोट कर दिया। और सेकंड वाले मीडियम के अंदर जैसे ही सेकंड मीडियम के अंदर लाइट एंटर करी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा क्या? आंसर है कि फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है मीडियम पर नहीं, सोर्स पर। और इसके अंदर स्पीड जो है सपोज v1 है तो यहां पर स्पीड कितनी हो जाएगी, v2। हाँ, स्पीड वेरी कर जाएगी, वो डिपेंड करता है कि आप रेरर मीडियम से डेंसर गए या डेंसर से रेरर गए, कौन सी ज़्यादा होगी, है ना। रेरर के अंदर स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर के अंदर स्पीड कम होती है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा बराबर c, यानी स्पीड के बराबर हुआ करता था। हाँ, अगर हम लोग बात करें कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा बराबर स्पीड लिख दूं मैं, तो स्पीड तो क्या हो जाएगी, चेंज, स्पीड चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब उस लाइट की क्या चेंज होने वाली है, वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर चेंज हो जाए इसका मतलब लाइट एक मीडियम से कहां चली गई, दूसरे वाले मीडियम के अंदर। इसके ऊपर बेस एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अच्छे से फील आ सके। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर बोला गया मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है, एक ही वेवलेंथ यानी एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को, जैसे हम लोग बात करें कि अलग अलग कलर की बात करनी, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब जो होता है, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, एक कलर की लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहे, है ना। जैसे व्हाइट लाइट की बात करता हूं, व्हाइट लाइट के अंदर क्या सिंगल फ्रीक्वेंसी है क्या, नहीं, इसके अंदर तो विबग्योर 7 कलर है ना, तो सभी की अलग अलग लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। इसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक नहीं बोलेंगे। मोनोक्रोमेटिक अगर मैं बोल दूं कि एक रेड लाइट है, हाँ, तो रेड लाइट जो आ रही है बच्चा उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहने वाली है, यानी ये कैसी है, मोनोक्रोमेटिक। तो क्वेश्चन के अंदर जो मोनोक्रोमेटिक था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका यूज हम लोग इस वाले चैप्टर के अंदर करने वाले हैं काफी ज्यादा। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, यानी हम लोगों को उसकी वेवलेंथ यानी लैम्डा दे दिया, तो हम लोग जो जो पॉइंट दे रखे हैं ना चुपचाप लिखते चलते हैं। वेवलेंथ दे दिया कितना, 600 नैनोमीटर। सर नैनो कितना होता है, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 इतना मीटर। ठीक है, इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ग्लास सरफेस, किसी एयर सरफेस है, मान लो ये हमारे पास एयर थी, एयर से लाइट आई कहां पर, ग्लास सरफेस के अंदर। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। जो लाइट इस वाले मीडियम से इस वाले मीडियम में जाएगी ना, यानी रिफ्रैक्ट होने के बाद उसकी स्पीड पर, फ्रीक्वेंसी पर और वेवलेंथ पर क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर आपको पता है तो आप टाइप कर दीजिए, नहीं तो यहां पर देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं एयर की बात करूं ना, एयर के अंदर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा बराबर कितना होगा, स्पीड के बराबर, और एयर के अंदर स्पीड कितनी होती है, सी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम लोगों को पता करनी है, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, सी बाय लैम्डा। और c की बात करो तो 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा जो है हम लोगों को दे रखा है कितना, 600 नैनोमीटर, यानी 600 इंटू 10⁻⁹।
ये हम लोगों के पास निकल के आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी, जो कि कितनी आने वाली है देखते हैं। ये आ जाएगा बच्चा, इसको मैं कट करूं तो 1/200 हो जाएगा, 1/200 इंटू 10⁸ और 10⁻⁻9 नीचे था, और जैसे -9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 10⁸ प्लस 9, 8 प्लस 9 जो हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा आपका 17, 10⁻17। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कि यहाँ से कुछ जीरो हम लोग वैसे ही ले लेते हैं यहाँ से, तो मैंने 17 की जगह यहाँ पर 2 जीरो लिया तो काम नहीं चला, क्योंकि नीचे 200 है, फिर भी कुछ ना कुछ फ्रैक्शन के अंदर चीज़ें आएंगी जो हम लोगों को नहीं चाहिए। 1 जीरो और ले लिया, अगर 3 जीरो मैंने यहाँ से ले ली तो यहाँ पर बच जाएगी 10⁻14 डिवाइड बाय कितना 200, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 5 × 10⁻14। ये क्या आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ये कौन से मीडियम में फ्रीक्वेंसी आई, इतना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई, और फ्रीक्वेंसी आई आपकी एयर के अंदर। तो एयर के अंदर फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो क्या वाटर के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी? आंसर है नहीं चेंज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर, मीडियम से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहली बात कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। तो उस वाले मीडियम के अंदर रिफ्लेक्टेड रे की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 × 10⁻14। चलो ये पहली बात तो हम लोगों ने इतना लिख दिया। ये कहाँ की बात है, रिफ्रैक्टेड रे की बात, यानी जब लाइट ग्लास के अंदर एंटर कर जाएगी तब इतनी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। अब और क्या पूछ लिया उसने, वेवलेंथ। अच्छा वेवलेंथ पूछ लिया, लैम्डा पूछ लिया, तो लैम्डा कैसे निकालूं, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, हाँ, वेवलेंथ आपको निकालना था, और स्पीड कितना है उस वाले मीडियम के अंदर वो तो आपको गिवन नहीं है, कुछ और हिंट दिया होगा, देखते हैं। उसने दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, यानी n दे दिया कितना 1.5, और n कितना होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उस वाले मीडियम में कितनी स्पीड है वो निकल जाएगी, तो v कितना आ जाएगा c/1.5, और c कितना है 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5, और जैसे मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी जो स्पीड आने वाली है वो आ जाएगी 2 × 10⁸, इतना मीटर पर सेकेंड। स्पीड आने के बाद हम लोग इस वाली इक्वेशन को वापस से अप्लाई करके देखते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, हम लोगों को गिवन था, गिवन नहीं था, हम लोगों ने फाइंड आउट करी थी, और वही फ्रीक्वेंसी ग्लास के अंदर रहने वाली है, कितनी आई थी 5 × 10⁻14 इंटू लैम्डा बराबर किसके, स्पीड के, और स्पीड कितनी आई थी 2 × 10⁸। सर c क्यों नहीं लिखा, c तो स्पीड ऑफ लाइट है ना, यानी स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी ना, इस वाले मीडियम के अंदर तो उसकी लाइट जो है वो चेंज हो जाएगी एयर के कंपेरेटिव, वो तो स्पीड ऑफ लाइट थी फ्री स्पेस के अंदर c, दूसरे वाले मीडियम के अंदर स्पीड कितनी आ गई 2 × 10⁸, तो हम लोगों को वही स्पीड लेनी है जिस वाले मीडियम की हम लोगों को बात करनी है। तो यहाँ से लैम्डा निकल के आ जाएगा 2 × 10⁸ डिवाइड बाय 5 × 10⁻14। अच्छा एक काम करते हैं, 1 जीरो यहाँ से हम लोग ले लें ताकि हम लोग कैलकुलेशन ईजी कर पाएँ। 1 जीरो ले लिया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 7, 20/5 × 10⁻7, और ये जो 14 है ऊपर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है सर। ये कितने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पे, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻7 - 14, यानी माइनस का 7। इतना क्या निकल के आ गया आपका वेवलेंथ, यानी लैम्डा जो निकल के आया वो इतना मीटर आ गया आपका, ठीक है। और क्या पूछा इसने, वेवलेंथ निकल के आ गई, फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई, स्पीड हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके। ये सारी चीजें बड़ी आसान है अगर सुकून से करो तो, ठीक है। चल सुकून से करना बड़ा जरूरी है बच्चा। उसके बाद सुपर पोजिशन की बात करते हैं हम लोग। चलो सुकून से याद आया कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समुंदर भी आएगा, ठीक है। यानी आपको हौसला रखना है, चीज़ों की डेप्थ तक जाना है, कभी ना कभी चीज़ें आपके पास अपने आप आएंगी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है जो आप कर रहे हैं, स्टडी करिए, देखते जाइए कि जिन चीज़ों की आपको चाहत है वो खुद चल के आपकी तरफ आएंगी, किसी भी वे के अंदर ले सकते हैं। खैर चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करें। नेक्स्ट पार्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, देख हमारे पास जो वेव थी ना, एक तो ये वाली वेव थी और एक वेव हम लोगों ने और ले ली, ये वाली वेव। सपोज
इन वेव की बात करी तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी, इसका एम्पलीट्यूड मैं मान लेता हूं A1 है और इसका एम्पलीट्यूड है A2, तो इसकी इंटेंसिटी आएगी वो कितना आ जाएगा, इंटेंसिटी की हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके थे कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, यानी इसकी इंटेंसिटी के लिए मैंने A1 का स्क्वायर ले लिया और प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर 1 लगा दिया, और इसकी इंटेंसिटी यानी I2 जो आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, A2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पहले कर लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है और हम लोगों को इस वाले पॉइंट पर चेक करना है कि लाइट कैसी है। आपने उसकी इंटेंसिटी चेक कर ली, उसकी चमक चेक कर ली कि वहां पर कितनी चमक है। अब दूसरा बल्ब आपने फिर से और ऑन कर दिया, ये वाला बल्ब जैसे ही ऑन करा तो यहां पर इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। एक ही कमरे के अंदर जहां पर आप बैठे हो, सपोज उस रूम के अंदर 2 लाइट हैं, आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्क किया कि यहाँ पर एक बल्ब की वजह से कुछ चमक थी और दूसरा बल्ब जैसे ही ऑन करोगे तो वो चमक इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अगर आपको पता है तो फटाफट बताइए, नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहले वाले बल्ब की वजह से कुछ इंटेंसिटी आ गई, ठीक है, दूसरे वाले बल्ब की वजह से इंटेंसिटी कुछ और आएगी, वो ऐड होंगी। हो सकता है कि वो ऐड हो जाए, हो सकता है कि आपको यहाँ पर चमक गायब आए। गायब आने का मतलब यहां पर आपको क्या दिख जाए, डार्क। सर ऐसा कैसे होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी तो बात करी कि लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर है, और दो वेव अगर एक दूसरे से मिलती हैं तो जैसे मैं इस पहले वाली वेव और दूसरे वाली वेव की बात करूं, इसको और इसको जैसे ही ऐड करूंगा ना तो इसका एम्पलीट्यूड ऊपर, इसका ऊपर, अगर इनको यहां तक की पार्ट की बात करूं, इतने पार्ट की, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा और इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट की बात करूं, यानी ये जो ट्रफ है इसका ट्रफ सेम है तो ये जुड़ जाएगा, यानी इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ गई, दोनों की इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब ये क्या कर दिया, यहां पर ब्राइट नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, ब्राइट। और उसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज करने का मतलब कि यहां से थोड़ा सा चेंज ऐसे कर दिया कि मैं इसको यहां से उठाऊं और यहां पर शिफ्ट कर दूं, यहां पर सपोज इस जगह, जैसे मैंने उसको यहां पर शिफ्ट किया ना, तो देख इस वाले पार्ट की बात करता हूं, इस वाले पार्ट की बात करें कि ये वाला जो पार्ट है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर, ये वाला इसका क्या है, ट्रफ पहले वाली का, और दूसरे वाली का क्या है, क्रस्ट। एक का ट्रफ एक का क्रस्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हाँ, हो सकता है प्रॉपरली कैंसिल आउट ना हो। प्रॉपरली कैंसिल आउट कब होगा, जब दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो, है ना। बट मैंने यहां पर नीचे वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा दे रखा है, इट मींस यहां पर जो आपका रिजल्टेंट आने वाला है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होता तो ये वेव इस वाली वेव को क्या कर देती, कैंसिल आउट। और जैसे ही कैंसिल आउट कर देगी तो यहां पर क्या नजर आएगा आपको, डार्क नजर आएगा। प्रॉपरली कैंसिल आउट नहीं करा तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आएगी जो कि पहले के कंपैरेटिव थोड़ी कम हो जाएगी। हमें तो यहाँ पर कैसी नज़र आ रही थी, ज़्यादा नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन आई कैसी, कम आई। उसका रीज़न यही है कि दो वेव अगर मिलती हैं तो हो सकता है क्रस्ट से क्रस्ट मिल जाए। अगर क्रस्ट से क्रस्ट मिल गया तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, यानी जुड़ जाना, एडअप हो जाना। और अगर क्रस्ट से ट्रफ मिला तो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव के अंदर जो चीजें निकल के आएंगी वो डार्क नजर आएंगी। डार्क मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और कंस्ट्रक्टिव के केस के अंदर उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। चलिए इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। ये वेव मैंने बता दिया कि कैसे जुड़ने वाली है। मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, इस वाली वेव की जो इक्वेशन लेने वाला हूं वो मैंने ले लिया। वेव की इक्वेशन होती है y = a sin ओमेगा t। कितना होता है, a sin ओमेगा t। a क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, टाइम। अब ये y की बात करूं तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये कितना y है इसका, यानी इस टाइम पर इसका y कितना है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं दूसरी वेव लेता हूं, दूसरी वेव की बात करूं तो उसका जो y2 आ जाएगा, इसको y1 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, y2। इसको लिखोगे a2 sin ओमेगा t। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कोहेरेंट सोर्सेस की, कोहेरेंट सोर्स ध्यान रखना, मैं यहां पर थोड़ा सा अच्छे से बता दूं कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग कोहेरेंट सोर्स की तरफ चलते हैं। कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स उन सोर्स को बोलते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, और उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। कांस्टेंट क्या हो, फेज डिफरेंस। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये वाली वेव की बात करूं, ये वाली वेव एक, और दूसरे वाली वेव मैं इसी के साथ ले लेता हूं। यहाँ पर सपोज इसी को कॉपी कर लें, थोड़ा अच्छा रहेगा।
इसी को हम लोग कॉपी कर लें और यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। चलिए, इसको ऐसे रखने के बाद अगर मैं ये वाली बात करूं कि इसका इस टाइम पर फेज कितना है, आप लिख दोगे सर ये 0 है, यहाँ पर फेज कितना है, इसका 0 है, ये कितना है 90, ये कितना है 90। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं आपको दिखाने के लिए, हालांकि ये दोनों सोर्स भी कोहेरेंट होंगे अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, देखो यहाँ पर शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, इस वाले टाइम पर, इस वाले पर्टिकुलर टाइम पर दोनों का फेज कैसा है, सेम। यहां पर भी दोनों का फेज कैसा है, सेम। ये भी 90, ये भी 90। यहां पर भी फेज कैसा आया, सेम। ये भी 180, ये भी 180। यहां पर भी फेज कैसा आया, सेम। कितना, 270, 270। अगर इनके फेज सेम है, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हुआ, फेज डिफरेंस, तो आप लिख दोगे सर 0। 0 क्यों बोला, क्योंकि सिमिलर फेज आ रहे हैं दोनों के। इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने इसको आगे शिफ्ट कर दिया। अब क्या होगा, थोड़ा सा और कर दें, सपोज यहां पर ले आए हम लोग। यहां पर लाने से क्या होगा, देखो जरा, इस वाले टाइम पर, इस वाले पर्टिकुलर टाइम पर, मैं ये थोड़ा मार्क अच्छे से कर लूं, इस वाले टाइम पर इसका फेज कितना है 90, इसका फेज कितना है 0। तो डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आ गया सर 90 माइनस 0, यानी कितना आ जाएगा 90 माइनस 0, 90 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर फेज कितना है सर, ये 0 था, ये 90 है, ये कितना है 180, ये 180 डिग्री। और यहां पर फेज कितना आएगा 90 डिग्री। इनका डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस फिर से कितना निकल के आएगा 90। यहां पर फेज कितना आएगा बच्चा, यहां पर जो फेज आ जाएगा आपका 270 और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आपका 180 आ जाएगा। फिर से डिफरेंस कितना आएगा 90, यानी इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, ठीक है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस जरूरी नहीं है कि 0 हो, 0 भी कांस्टेंट है, 90 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। तो हम लोग अच्छे से ये समझते हैं कि कोहेरेंट सोर्स क्या है। कोहेरेंट सोर्स वही सोर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। क्या हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ऐसा प्रैक्टिकली कर पाना पॉसिबल है क्या, अपने घर पे 2 बल्ब हैं, सेम कंपनी से बने हुए हैं और सेम ही टाइम पर बने हुए हैं, सेम मटेरियल से बने हुए हैं, क्या दोनों सोर्स कोहेरेंट हो सकते हैं क्या? आपका आंसर ना में होना चाहिए, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। देखो, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर जंप करते हैं ना, हायर ऑर्बिट से कहां जंप करें, लोअर ऑर्बिट के अंदर, तो यहां से एनर्जी रिलीज होती है, एच फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा आइडिया देता हूं, लाइटली सुनना, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो इसको क्लिक कर सकते हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी एनर्जी आई, एच फ्रीक्वेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन से, हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे बल्ब के अंदर जो कि हायर ऑर्बिट से कहां जंप कर रहे हैं, लोअर ऑर्बिट के अंदर, और दूसरे बल्ब के अंदर भी ऐसा सिलसिला चल रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, मैच कर जाए? यार इस चीज को समझने के लिए आप एक काम अच्छे से यूं कर सकते हैं कि क्लास के अंदर 10 बच्चों के 2 ग्रुप बना दिए, 10-10 बच्चों के ग्रुप, और दोनों ग्रुप को बोल दिया जाए कि आपको क्लैपिंग करनी है। क्या ए ग्रुप और बी ग्रुप की क्लैपिंग की जो साउंड है, क्या वो प्रॉपरली मैच कर जाएगी? क्या उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी? तो यहाँ पर तो हजारों करोड़ों लोग हैं ना, वहाँ पर 10 लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, तो यहाँ पर हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप कर रहे हैं, उनकी वजह से जो लाइट निकल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे मैच कर सकती है? खैर चलिए, ये वाली बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कोहेरेंट सोर्स क्या है। अब हम लोग जो बात कर रहे थे क्या था, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न की बात कर रहे थे, वो देखते हैं। किसकी? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये था, जैसे एक वाली वेव, ये वाली हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लें, ये वाली वेव एक, और इसी को आगे एक्सटेंड कर दें हम लोग, ये वेव आगे चलती जा रही है, इसको कॉपी कर लें, इसको उठाया हम लोगों ने और इसकी एक और इमेज बना ली, इसको हम लोग ले आए नीचे बिल्कुल, ठीक है। एक और इमेज बना लेते हैं, इसको हम लोग ले आए यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों की बात करूं, ये वाला और ये वाला वेव, ये क्या करेगा, देख, इसका भी क्रस्ट और इसका भी क्रस्ट जब मिलेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं और इसको थर्ड बोल दूं, सेकंड और थर्ड की बात करूं तो इसका ट्रफ इसके क्रस्ट से मिल रहा है, अगर इसका ट्रफ इसके क्रस्ट से मिल रहा है तो कैंसिल आउट भी कर सकता है अगर एम्पलीट्यूड बराबर है, नहीं है तो एम्पलीट्यूड कम तो हो ही जाना है ना। यानी इन दोनों की बात करूं तो इसकी वजह से जो वेव निकल के आएगी उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। जब
एम्पलीट्यूड बढ़ जाए उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और एम्पलीट्यूड जब डिक्रीज हो जाए उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। बढ़ेगा कब? अगर इनके बीच की बात करूं तो फेज डिफरेंस कितना है, इसका 0, इसका कितना 0, ये कितना 90 90, यानी इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका 0 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 90 माइनस 90 0 आ जाएगा। अगर मैं इन सेकंड और थर्ड की बात करूं तो इनका फेज डिफरेंस कितना आएगा, देखो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मार्क करते हैं, ये 0 डिग्री था, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ये 180 है, यहां पर कितना आ जाएगा 360, ठीक है। सिमिलरली मैं सेकेंड वाली वेव की बात करूं तो ये 0 डिग्री रहने वाला है और ये कितना आ जाएगा 180, इसका और इसका डिफरेंस कितना आया 180 माइनस 0 यानी 180, इसका और इसका डिफरेंस कितना आया 360 माइनस 180 यानी कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यानी अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री है तो कैसा बनेगा डिस्ट्रक्टिव, और 0 डिग्री है तो कैसा बनेगा कंस्ट्रक्टिव। ये थोड़ा सा आइडिया आप लोगों ने यहां से ले लिया, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है वो इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। पहले वाली वेव क्या थी y1 कितना था a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे वाली वेव कैसी लेनी है, कोहेरेंट लेनी है। कोहेरेंट लेनी है मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा कितना होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, यानी इसका ओमेगा और दूसरे वाली का ओमेगा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरे वाली वेव का एम्पलीट्यूड हम लोगों ने ले लिया a2 और साइन ओमेगा सेम रखना है, तभी तो कोहेरेंट हो सकती है, इंटू टी प्लस फाई। ये फाई क्यों लिखा, फाई है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। देखो इसका एंगल कितना है ओमेगा टी और इसका एंगल कितना आया ओमेगा टी प्लस फाई, यानी इनका जो डिफरेंस आने वाला है वो कितना आ जाएगा फाई का आ जाएगा, और वही क्या है कांस्टेंट फेज। और कब कंस्ट्रक्टिव बनेगा कब डिस्ट्रक्टिव बनेगा इसके बाद हम लोग अच्छे से देखते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन ए प्लस बी को लिखते हैं कितना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मैथ्स के अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं, और मैथ्स में यूज नहीं करते तो फिजिक्स के पहले लेक्चर के अंदर जब आप लोगों ने 11th स्टार्ट करी थी तो आपकी बुक के अंदर या नोटबुक के अंदर ये वाला चीज मिल जाएगा अगर आप देखेंगे तो, है ना। चलिए इस y2 को मैं क्या लिख दूं, y2 को लिख सकता हूं a2 साइन, ये वाला a हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो इसको साइन a की जगह लिख दिया ओमेगा टी, साइन a को a2 को बाहर ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन a कोस b, साइन a कोस b की जगह फाई है, साइन a कोस b प्लस कोस a की जगह कितना है अपने पास ओमेगा टी कोस साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b की जगह हम लोगों ने ले लिया बच्चा फाई, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करा तो ये आ जाएगा a2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दे अंदर a2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। ये दूसरे वाली वेव की बात हो गई। अगर दोनों जुड़ रही है ना तो रिजल्टेंट वेव कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट वेव आ जाएगा y1 प्लस y2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा किस किस को, y1 और y2 को, तो कितना निकल के आएगा देखते हैं जरा। इन दोनों को क्या करना है ऐड, y1 और y2 को ऐड करेंगे तो y1 की जगह कितना है हमारे पास, y1 की जगह है a1 साइन ओमेगा टी और y2 की जगह कितना है a2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। देखो बायो वाले बच्चे हैं सुकून से बैठिए 2 मिनट के लिए, अगर आप बायो वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी चीज़ है, लास्ट में जो रिजल्ट आने वाला है बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। खैर अगर इस वाले और इस वाले में देखें तो ओमेगा टी कैसा है, साइन ओमेगा टी कैसा है, कॉमन आ रहा है, तो इनमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ, साइन ओमेगा टी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा a1 और यहाँ पर कितना बच जाएगा a2 कोस फाई, a2 कोस फाई प्लस देखो यहां पर मैंने बाहर रखा ना, वो क्या रखा साइन ओमेगा टी, और यहां पर कोस ओमेगा टी को एक बार के लिए जस्ट बाहर लिख लें। हालांकि बाहर लेने वाला कोई सीन नहीं है यहां पर, क्योंकि कुछ ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख दें कोस ओमेगा टी और अंदर कितना लिख दें a2 साइन फाई, ठीक है। अब अगला काम क्या है, आपको कुछ किंतु परंतु नहीं करना, इसको चुपचाप लिख देना है r कोस थीटा के बराबर। इस वाली टर्म को किसके बराबर लिख देंगे r कोस थीटा, और इस वाली टर्म को किसके बराबर लिख देंगे r साइन थीटा के बराबर।
क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये अभी हम लोगों को डिस्कशन करना बनता भी नहीं है और अभी करेंगे भी नहीं, है ना। चलिए, ये कितना आया, साइन ओमेगा टी इंटू आर कोस थीटा, और यहां पर कितना आ गया, कोस ओमेगा टी इंटू आर साइन थीटा। मैं एक बार थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लूं ताकि हम लोग इसका रिजल्ट यहीं पर ड्रॉ कर लें। बस 1 मिनट का काम और बचा है। चलिए, यहां से हम लोगों के पास जो रिजल्टेंट वेव बनी थी ना, उसका रिजल्ट कितना आया था, आर साइन ओमेगा टी इंटू कोस थीटा, ठीक है, प्लस दूसरे वाली जो पार्ट आया था वो कितना आया था, कोस, अच्छा आर तो बाहर था ही, हाँ, आर कोस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब इनमें से अगर मैं आर कॉमन ले लूं, सपोज मैंने एक बार ये वाला आर यहां से हटा दिया, ये वाला आर हटा दिया और यहां पर क्या कर दिया, एक ब्रैकेट लगा दी, तो ये वही चीज बन गई। ये आपकी देखी हुई चीज नजर आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले देखी ना सर, कहाँ देखी थी, हाँ इसी वाली स्लाइड के अंदर है। देखो मैं इसको यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्या उसके जैसा नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ निकल के आएगी। इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया कि अगर दोनों वेव मिलाएंगे, दोनों वेव अगर सुपरपोज करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, तो जो रिजल्टेंट वेव आई उसका इतना एम्पलीट्यूड है आर, और ये उसकी इक्वेशन बन जाएगी, यानी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है, और थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल है, ठीक है। चलिए, अब ये वाली चीज़ सिर्फ इतना बता रही है कि जो रिजल्टेंट वेव आई ना, वो भी एक वेव है, पहले वाली वेव थी, दूसरे वाली वेव थी, उनका रिजल्टेंट भी क्या आया, एक वेव निकल के आया। हमारे काम की चीज़ ये ना होकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर वो है कि आर की वैल्यू कितनी है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बिना किंतु परंतु किए एक चीज़ लिखी थी कि आर कोस थीटा किसके बराबर लिख दिया था हम लोगों ने, A1 प्लस A2 कोस फाई के बराबर लिखा था, ठीक है। और दूसरी बात, आर साइन थीटा किसके बराबर लिखा था, आर साइन थीटा लिखा था A2 साइन फाई के बराबर। अब ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोगों को आर की वैल्यू निकालनी है। आर क्यों निकालना है, क्योंकि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ही तो चेक करना है, कितना एम्पलीट्यूड आया, उसी से तो हम लोग बता सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है। इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर, तो सारी चीज़ें एम्पलीट्यूड पर टिकी हुई हैं, यानी हमें आर की वैल्यू निकालना जरूरी है। इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं आर निकालना चाहूँ, आप कहोगे डिवाइड कर दोगे तो साइन थीटा और कोस थीटा का डिवीजन करेंगे तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा, और यहाँ से भी कुछ और चीज़ आ जाएगी जो कि हम लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत क्रिएट करेगी। डायरेक्ट ऐड करूँगा तो भी दिक्कत रहेगी। एक छोटा सा ट्रिक ये लगा दें कि दोनों का क्या कर दें, स्क्वायर, और फिर जोड़ दें। देखो, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि कितना आ जाएगा 1, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग पहले दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। पहले का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये ए प्लस बी वाली टर्म हो गई, और ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, A1 A2 कोस फाई। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाली वेव का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पर तो एक ही टर्म है, स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट कितना लिख देंगे, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अगर इन दोनों को अब ऐड किया जाए तो देखो, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो कितना आ जाएगा बच्चा, A1 स्क्वायर प्लस, इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में क्या कॉमन है, A2 का स्क्वायर कॉमन है, क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जो कि फिर से 1 आ जाएगा। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट लिख दूं A2 स्क्वायर प्लस कितना 2A1 A2 कोस फाई, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, रिजल्टेंट जो आपकी वेव आई थी उसके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई, उसके स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर यहां से आप आर लिखना चाहो तो आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई, ठीक है। ठीक है, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
मैं इसी को यहाँ तक छोड़ के अगले वाले स्लाइड के अंदर इसी को ऐड कर देता हूँ, ताकि हम लोग जो रिजल्टेंट याद रखने हैं वो आपको एक जगह पर दिख जाए। देखो सुनो, हम लोगों ने क्या बोला, पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना था A1, दूसरे वाली वेव का A2, ठीक है, और रिजल्टेंट जो वेव आई थी कैसी भी आई थी सपोज, उसका रिजल्टेंट कितना लिखा था हम लोगों ने R, और R की वैल्यू कितनी निकल के आई, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ठीक है। A1 फर्स्ट वाली वेव का एम्पलीट्यूड, A2 सेकेंड वाली वेव का एम्पलीट्यूड, कोस फाई, ये फाई क्या है, फाई है दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। जैसे थोड़ी देर पहले देखा था, अगर दोनों सेम पॉइंट पर लाई कर रही है तो फेज डिफरेंस 0 था, थोड़ा आगे शिफ्ट करा था तो 90 हो गया था, और आगे शिफ्ट करेंगे तो 180 फेज डिफरेंस आ रहा था ऐसे, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका R। अब मैं इसकी इंटेंसिटी की बात करूं तो I1 कितना आएगा, सर इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो किसके बराबर आ जाएगा, A1 स्क्वायर, और इसकी इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, A2 के स्क्वायर के इक्वल। और रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी आने वाली है, यानी दोनों बल्ब को जलाने के बाद जो इंटेंसिटी दिखेगी वो कितनी आ जाएगी, R स्क्वायर। और R की वैल्यू तो हम लोगों को पता है, इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ठीक है। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लिया जाए, क्या A1 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना है, हाँ सर, किसके बराबर है, पहले वाले की इंटेंसिटी के बराबर, यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई वो किसके बराबर आ जाएगी, I1 प्लस A2 का स्क्वायर किसके बराबर है, I2 के बराबर, प्लस 2A1 कितना आ जाएगा, अच्छा दोनों साइड अगर मैं रूट कर दूं तो रूट I1 बराबर A1 क्या आ जाएगा, तो यहां पर कितना लिख दिया, रूट ऑफ I1, और फिर A2 की जगह कितना लिख देंगे, रूट ऑफ I2 इंटू कितना, cos फाई। यानी ये हम लोगों का एक काम का रिजल्ट बन गया, इसको अच्छे से हम लोगों को याद रखना है, ठीक है, बड़े काम की चीज है। सबसे पहली बात आपको R की वैल्यू याद रखनी है, R कितना होता है, फटाफट एक बार मन के अंदर याद कर लीजिए, R कितना होता है, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, है ना। और इंटेंसिटी की टर्म में कुछ नहीं, अगर ये चीज़ याद है तो ये 1 मिनट के अंदर ऐसे डिराइव हो जाएगी, हम लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इसी को याद रख के यही करना है। अगर आपको डेरिवेशन में दिक्कत आई है, कोई दिक्कत नहीं, उसको क्विट कर लेना, मैं इसीलिए समझा रहा था ताकि आपको पता चल जाए कि चीज़ें आई कहाँ से एक्चुअल के अंदर, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, ये इंटेंसिटी आ गई दोनों की, है ना, इंटेंसिटी और R। अब देखो, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूँ ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो आपने लिखा कितना, R का स्क्वायर, और R के स्क्वायर की बात करूँ तो R का स्क्वायर कितना आया था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे कि इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू cos फाई, ठीक है। ये चीज़ आप एक अपने बॉक्स के अंदर नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट के फॉर्म के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है, किसी भी हालत के अंदर इसको क्विट नहीं करना। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, इनका इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, अब काम स्टार्ट होता है यहाँ से, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी। आप कहोगे सर इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पर, कोस फाई पर। फाई क्या है यहाँ पर, उन दोनों वेव के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, वो फाई था, एंगल जो डिफरेंस आ रहा था उनके बीच में। कोस फाई मैक्सिमम कब होगा, सॉरी आई मैक्सिमम कब होगा, जब कोस फाई की वैल्यू क्या आ जाए, मैक्सिमम। और कोस फाई मैक्सिमम कब आएगा, कोस का ग्राफ याद है, कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी, +1, मिनिमम कितनी होती थी, -1, यानी कोस फाई मैक्सिमम आता है +1। कितने एंगल पर आएगा, फाई कितना होगा, फाई अगर आप कोस का ग्राफ, में यहां पर थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको, कोस का ग्राफ यहां से स्टार्ट करते थे हम लोग ऐसे, है ना, ये वाली वैल्यू कितनी आती थी, +1, कितने पर आई, 0 डिग्री पर, तो फाई कितना आ जाएगा, फाई आप लिख सकते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री पर आएगा। अब उसके बाद अगला कितने पर आएगा, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी 2 पाई के बाद 360 के बाद अपने आप को रिपीट करेगी, साइन का फंक्शन हो चाहे कोस का फंक्शन हो, यानी 2 पाई के बाद सीधा सीधा 2 पाई ऐड कर देना है इसके अंदर, 2 पाई और ऐड करेंगे तो 0 + 2 पाई 2 पाई हो जाएगा। उस 2 पाई पर भी कितनी वैल्यू आ जाएगी, +1 आ जाएगी, यानी उस टाइम भी ये कैसा रहेगा, मैक्सिमम। फिर से 2 पाई ऐड करना है, यानी कितना आ जाएगा, 4 पाई, फिर 6 पाई, ऐसे ऐसे करके कितना आ जाएगा, 2n पाई,
ठीक है, कितना आ जाएगा 2n पाई, यानी कैसा आया, ये इवन आ गया है ना 2n पाई। यहां पर n की वैल्यू हम लोग लिखते हैं बच्चा 0 1 2 3, यानी ऐसे इंटीजर करके हम लोगों ने लिख दिया, 0 से 0 1 2 3 ऐसी चीजें हम लोगों ने लिख दी है ना। ये क्या आ गया आपका, ये आपकी आ गई फाई की वैल्यू, कब, जब i कैसा बना था, मैक्सिमम। और जब i मैक्सिमम बनता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, या फिर उसको बोलते हैं ब्राइट। ठीक है, चलिए अगर मैं आई मिनिमम की बात करूं, आई मिनिमम कब आएगा, आई मिनिमम तब आएगा जब कोस फाई की वैल्यू कैसी आ जाए, मिनिमम, यानी कोस फाई को मिनिमम करना है, जो कि कितना आ जाएगा -1, और कोस फाई की वैल्यू -1 कितने एंगल पर आती है, वापस से देख, यहां पर देख 0 डिग्री 90 180, 180 पर वैल्यू कितनी आई -1, यानी सबसे पहला जो एंगल आएगा यहां पर फाई कितना आ जाएगा 180, और 180 को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पाई पर आ गया। उसके बाद अगली वैल्यू कितने पर आएगी, तो साइक्लिक प्रोसेस है, साइन और कोस का जो फंक्शन है 2 पाई के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट, अगली वैल्यू आ जाएगी 2 पाई और ऐड कर देंगे, यानी 2 पाई ऐड करेंगे तो 3 पाई, फिर कितना आ जाएगा 5 पाई अप टू कितना 2n-1 इंटू पाई। ये हम लोगों ने एक इक्वेशन रेडी कर ली। ये किसके लिए था, कंस्ट्रक्टिव के लिए, ये किसके लिए रहा, डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, अच्छा इसको प्रूफ कैसे करें, देखो जैसे अगर मैं इस वाली वेव की बात करूं, ये वाली वेव है हमारी, और एक वेव और है ये वाली, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ये कितना है 0, यहां पर कितना है 180, और यहां पर कितना है 0, और ये वाला पॉइंट कितना रहेगा बेटा 360, और इस वाली वेव के अंदर ये कितना रह जाएगा 180। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आया 180 - 0 यानी 180, 360 - 180 यानी 180, यानी पाई आ गया ना, फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई, पाई आ गया, तो कैसा बनना चाहिए था, आई मिनिमम, आई मिनिमम का मतलब डिस्ट्रक्टिव बनना चाहिए था। हाँ, एक का क्रस्ट एक के ट्रफ को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, यानी कैसा आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट करने का मतलब मैं एक बार थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, शिफ्ट कर दिया, यहां से उठाया इसको और थोड़ा आगे ले आया यहां तक। अब क्या होने वाला है, अब देखो इसका कितना है 0, और ये भी कितना है 0, ये 180, ये भी कितना है 180, यानी इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया 0 का आ गया। अगर फेज डिफरेंस 0 आ गया, 0 डिग्री, फेज डिफरेंस 0 आया तो कैसा बनेगा, देखो कंस्ट्रक्टिव। क्यों बनेगा कंस्ट्रक्टिव, एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, जब मिल बैठे दो यार तो धमाल हो जाता है, आप सब जानते हैं है ना, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, चलिए ये आपको दोनों रिजल्ट अच्छे से याद रखने हैं, मैं वापस से रिपीट कर दूं। देखो कंस्ट्रक्टिव के लिए, देखो मैं यहाँ पर दोनों एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव की बात कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब फेज डिफरेंस कितना आ जाए, दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ जाए 0 डिग्री 2 पाई डिग्री, ऐसे ऐसे करते कितना 2n पाई, और n कहाँ से स्टार्ट करते थे 0 1 2 3 सो ऑन। और डिस्ट्रक्टिव के लिए बात करूं तो डिस्ट्रक्टिव के केस के अंदर जो फाई की वैल्यू आनी है, इन जो दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस आने वाला है वो आ जाएगा पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, ऐसे ऐसे करते 2n-1 पाई, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर n कहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने 1 2 3, ये क्यों करा, यहां पर 0 से क्यों स्टार्ट करा, उसका एक लॉजिक है। सेंट्रल ब्राइट हम लोग नाम से कोई चीज जानेंगे है ना, सेंट्रल यानी जिसको नंबर नहीं देंगे, 0 वाला पॉइंट लेंगे, इसलिए यहां पर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर कहां से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। खैर कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अच्छा एक बात और बताओ, अगर हम लोग बात करें कि ये वाली वेव यहां से यहां तक चल पड़ी, यहां पर कितना था 0, और यहां पर कितना एंगल आता है बच्चा, यहां पर आता है 2 पाई, बीच में कितना था पाई, आप लोग जानते हैं, और यहां से यहां तक चलने के लिए इसको कितना चलना पड़ा लैम्डा। तो मैं ऐसे बोलता हूं कि अगर इफ फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई, देन पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस का मतलब दोनों पॉइंट के बीच में लीनियर कितना सेपरेशन है, तो सेपरेशन आ जाएगा लैम्डा के बराबर। तो आप चुपचाप यहां पर क्या लिख दें लैम्डा। अगर फेज डिफरेंस 1 आ जाए तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई। अगर फेज डिफरेंस 5 आ गया, हम जनरल रिजल्ट बना रहे हैं, फेज डिफरेंस 5 आ गया तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5। और ये काम की चीज है, इसको भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए पाथ डिफरेंस कितना आया लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5।
अगर मैं यहां की बात करूं तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस यानी दोनों वेव के बीच में पाथ का कितना डिफरेंस आएगा। पाथ के डिफरेंस को समझ पा रहे हैं ना? देखिए जरा, अगर मैं पिछले वाली स्लाइड की बात करूं तो शायद यहां पर आप देख पाएंगे इनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है, 0। अगर मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर दूं, इसको यहां से स्टार्ट कर दूं, देखो मैं यहां पर एक ड्रॉ कर देता हूं लाइन इस वाले कलर से, ये वाली, इस वाली और इस वाली के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। देखो यहां तक होता तो लैम्डा होता, लेकिन ये कितना है, लैम्डा बाय 2। इस तरीके से हम लोग पाथ डिफरेंस की बात करेंगे, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, चलिए पाथ डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया तो हम लोग वापस से अपने रिजल्ट पर चलते हैं जो कि हम लोग यहां पर कर रहे थे। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इतना। कंस्ट्रक्टिव की बात करूं तो पाथ डिफरेंस के लिए हम लोगों ने लिखा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू कितना, 5। 5 कितना आया, कंस्ट्रक्टिव के लिए 5 तो निकाल चुके थे ना, 5 का जनरल रिजल्ट आ गया था 2n पाई, तो लिख दो लैम्डा बाय 2 पाई, 5 की जगह लिख देंगे 2n पाई। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, n लैम्डा। और n की वैल्यू हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे थे, 0 से। यानी पहला दो वेव के बीच में अगर पाथ डिफरेंस कितना आना चाहेगा, 0 इंटू लैम्डा यानी 0, फिर 1 लिखेंगे तो लैम्डा, 2 लिखेंगे तो 2 लैम्डा, ऐसे करते कितना आ जाएगा बच्चा, n लैम्डा। देखो जरा, ये वाली वेव है हमारी और एक ये वाली वेव है, ये वाली वेव जो हम लोगों ने पहले डिनोट करी, और एक वेव यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, सपोज यहां से। देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितना है, लैम्डा के बराबर। पहले वाली और दूसरे वाली में से ज्यादा कौन चला, आप कहोगे सर ऊपर वाली ज्यादा चल रही है, नीचे वाली तो यहां से स्टार्ट हो रही है, तो वो उससे कितना डिस्टेंस बाद स्टार्ट हुई, लैम्डा डिस्टेंस बाद। तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा, है ना। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा आ जाए तो क्या बनेगा, देख क्रस्ट से क्रस्ट यानी क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिव आ जाएगा। अगर इसी को मैं यहां से स्टार्ट कर देता, देखो यहां से स्टार्ट कर देता, यहां से, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 0। दोनों साथ साथ चल रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, तो पाथ डिफरेंस 0 है, तब भी क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव। देखो एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से, ठीक है। चलिए, तो आपको ये जनरल रिजल्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए, n लैम्डा, फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2n पाई। और डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, किसकी, डिस्ट्रक्टिव की। तो डिस्ट्रक्टिव के केस के अंदर पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए, पाथ डिफरेंस आ जाना चाहिए आपका कितना, पाथ डिफरेंस का जनरल रिजल्ट अभी देखा था, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू कितना, फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस हम लोगों ने जनरल रिजल्ट बनाया था, कितना था, 2n-1 इंटू कितना, पाई, पाई को बाहर लिख दें, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आया, लैम्डा बाय 2 इंटू कितना, 2n-1 इंटू कितना, पाई। ये आपका क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। किसके केस में, ये आ गया आपका डिस्ट्रक्टिव के केस के अंदर, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव की जब मैं बात कर रहा हूं तो देखो एक वेव ये वाली है, दूसरी वाली वेव मैं यहां से स्टार्ट कर लूं, सपोज ये वाला, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ गया। देखो पहले वाली वेव ज्यादा चलेगी, दूसरे वाली वेव पहले वाली वेव से कितना बाद में स्टार्ट हुई, तो लैम्डा से आधी डिस्टेंस से, यानी ये पाथ डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा बाय 2। तो देखो एक का ट्रफ और दूसरे का क्रस्ट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट करेगा तो क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव, यानी आपको चमक कम दिखेगी, है ना। तो डिस्ट्रक्टिव के केस के अंदर आपका ये जनरल रिजल्ट आ गया। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूं, n कितना पुट करा मैंने, 1, तो कितना आ जाएगा, 2n यानी 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा, लैम्डा बाय 2। और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चा, यहां पर पाई भी था ना, ये पाई भी, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, है ना। चलो तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 2, यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, 1, यानी पहला आया लैम्डा बाय 2। सेकंड की बात करूं तो सेकंड कितना आ जाएगा, n की जगह आप पुट कर देंगे 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर कितना आएगा, 5 लैम्डा बाय 2, ऐसे करके हमारे जनरल रिजल्ट बनते जाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें थी आपकी, कब कंस्ट्रक्टिव बनेगा और कब डिस्ट्रक्टिव बनेगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आपने ये वाली चीज़ें अच्छे से कवर कर लेना यार, तो उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना बड़ा आसान है, इन्हीं के बेसिस पर होगा। देखो एक लास्ट पॉइंट और मैं बता दूं, अगर 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 आपकी ये वाली वेव है, आप इसको देख के ही बता सकते हैं शायद, एक ये वाली वेव है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2 का, ठीक है। तो ये क्या बनेगी,
अगर लैम्डा बाय 2 है तो क्या बनेगी, डिस्ट्रक्टिव, है ना। और अगर ये यहां से स्टार्ट होती तो कैसे बनती, कंस्ट्रक्टिव। अगर ये यहां से स्टार्ट होती, यहां से, तब क्या बनता, तब हम लोगों को बताने के लिए उसी रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा। कौन सा रिजल्ट, अभी जो हम लोगों ने बनाया था। मैं वापस से एक बार कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात कर लूं, कंस्ट्रक्टिव और यहां पर क्या है, डिस्ट्रक्टिव। बस ये लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर चलेंगे। देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है और यहां पर इंटेंसिटी कैसी आती है, मिनिमम आती है। इंटेंसिटी मैक्सिमम आने के लिए कोस फाई कैसा होता था, मैक्सिमम यानी +1। तो फाई कितना आया, फाई आया 0 2 पाई अप टू कितना 2n पाई। n कहाँ से स्टार्ट करते थे, 0 1 2 3 सो ऑन। और मिनिमम के लिए कोस फाई कैसा होना चाहिए था, मिनिमम यानी कितना, -1। और कोस फाई की वैल्यू -1 कितने एंगल पर आती है, जब फाई की वैल्यू कितनी हो, पाई हो। फिर 2 पाई और ऐड कर दो, 3 पाई अप टू कितना 2n-1 इंटू पाई। और पाथ डिफरेंस के लिए हम लोगों ने जनरल रिजल्ट बनाया था, पाथ डिफरेंस कितना आता था बच्चा, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5 लिखा करते थे। हाँ, अब इनके चक्कर में ना पढ़ के हम लोग डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करें। कैसे, कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस होता था 0, फिर लैम्डा 2 लैम्डा, 0 के बाद कितना आता, लैम्डा, लैम्डा के बाद कितना आता था बच्चा, 2 लैम्डा, फिर अप टू कितना 2n लैम्डा, कितना आ जाएगा, n लैम्डा। ठीक है, ये वाला जनरल रिजल्ट आ गया था। और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस जो आता था, पाथ डिफरेंस वो कितना आता था, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 सो ऑन 2n-1 इंटू कितना, लैम्डा बाय 2। ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, कर पाएंगे। चलिए अब अगली जो बात है कि इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था, कितना आया था, I1 + I2 + 2 √I1 √I2 इंटू कोस फाई। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा। अगर मैं ऐसा बोल दूं, इफ I1 = I2 बराबर I0, अगर दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है, इंटेंसिटी इक्वल कब रहेगी, जब दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल रहेगा। कितना ले लिया मैंने, I0 के इक्वल ले लिया। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, I1 की जगह I0 लिख दो, यहां पर भी I0 लिख दो, यहां पर कितना आ जाएगा 2 √I0 इंटू √I0 कितना हो जाएगा, I0, है ना। रूट इंटू रूट जो मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, I0 हो जाएगा इंटू कितना, कोस फाई। ये आपकी क्या आ गई, I की वैल्यू आ गई, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2I0 + 2I0 कोस फाई। इन दोनों में से 2I0 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा, 1 प्लस कितना आ जाएगा बच्चा, ये 2 था और ये भी कितना था 2। कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, एक बार देखो जरा, ठीक है। चलो ये कितना आ जाएगा अपना, 1 प्लस कितना, कोस फाई। ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। 2I0 जब कॉमन ले लिया तो कितना, 1 प्लस कोस फाई। अच्छा, कोस फाई को कितना लिख सकते हैं हम लोग, कोस फाई, कोस फाई को लिखा करते थे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ऐसा लिख लिया जाता था। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, ये ऐसा लिख लिया जाता था ना, तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर अच्छे से लिख दें। हम लोगों को चाहिए क्या, यहाँ पर हमें कोस 2 थीटा की बात कर लें, तो कोस 2 थीटा कितना आता था बच्चा, यहाँ पर कोस 2 फाई की बात है एक्चुअली में, कितना है, कोस 2 फाई। गलती से मैंने इतना लिख दिया, थोड़ा एक बार रिपीट कर दूं। चलिए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या था, ब्राइट। जब दो वेव्स मिलती थी, सुपरपोज करती थी, तो कभी कंस्ट्रक्टिव बनता था, कभी बनता था डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कब बना था, देख, जब आपका फेज डिफरेंस कितना हो बच्चा, फेज डिफरेंस आ जाए 0 2 पाई 4 पाई अप टू 2n पाई, और n की वैल्यू ली जाती थी 0 1 2 3। पाथ डिफरेंस कितना आया था, पाथ डिफरेंस आ गया था 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा। अब इसको यहां से भी हम लोग चेक कर लें। देखो, पहले वाली वेव और सेकंड वाली वेव, इनके बीच के अंदर जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया 0 0, पाथ फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 0,
इस वाली जगह पे भी फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, यहां पर भी कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई 0, 3 पाई माइनस 3 पाई 0, हर जगह फेज डिफरेंस कितना आ रहा है 0। अब देखो फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट से मिल जाएगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका ट्रफ इसके ट्रफ से मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, कंस्ट्रक्टिव बनाएंगी, मतलब ब्राइट चीज बनाएगी। ठीक है, अब मैं फर्स्ट और थर्ड की बात कर लूं, फर्स्ट और थर्ड के अंदर फेज डिफरेंस कितना है, देखो इस टाइम की बात करूं तो यहां पर 2 पाई है और यहां पर कितना है 0, फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई का। फिर यहां पर देखते हैं सर 3 पाई, यहां पर पाई, फेज डिफरेंस फिर से कितना हो गया 2 पाई। अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो फिर से क्या बनाने वाला है, कंस्ट्रक्टिव। चेक भी कर लें, देखो इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट जब मिलेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मिल रहे हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिव। और दूसरा पाथ डिफरेंस की टर्म में भी मैं आपको यहां पर थोड़ा एनालाइज करवा दूं, पाथ डिफरेंस 0, देख इन दोनों वेव फर्स्ट और सेकंड में से कौन सी वेव ज्यादा चली, आप कहोगे सर दोनों बराबर चल रही हैं, है ना, उनके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, यानी यहां पर पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर फर्स्ट और थर्ड की बात करूं तो फर्स्ट और थर्ड की बात करूं तो फर्स्ट वाली इतना ज्यादा चली है, इतना मींस एक वेव कंप्लीट कर ली, और जब एक वेव कंप्लीट कर लेती है तो कितना चलना पड़ता है, लैम्डा, यानी पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड के बीच में, लैम्डा। देखो पहले कितना था इन दोनों के बीच में 0, फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितना है लैम्डा, तो ये क्या बना रहा है बच्चा, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब हम लोग डिस्ट्रक्टिव की बात यहां पर लगे हाथ कर लें। देखो अगर मैं इन दोनों वेव की बात करूं, इनका क्या चीज सेम है, ये कोहेरेंट सोर्स लेकर चले हम लोग, कोहेरेंट सोर्स में इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर फेज डिफरेंस कितना है, देखो पाई माइनस 0 पाई, 2 पाई माइनस पाई फिर से पाई आ जाएगा, 3 पाई माइनस 2 पाई फिर से पाई आ जाएगा, यानी क्या करेंगे, इनके बीच के अंदर जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो 2 पाई का आ रहा है बच्चा, और पाई का आ रहा है, इट मीन्स वो क्या बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। चेक भी कर लेते हैं, इसका ट्रफ और इसका क्रस्ट जब मिलेंगे तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मींस ये क्या बनाने वाले हैं, डार्क बनाने वाले हैं। चलिए अब मैं फर्स्ट और थर्ड की बात कर लेता हूं, ये वाली थर्ड ले ली हम लोगों ने और ये वाली कौन सी थी, सेकंड। फर्स्ट और थर्ड के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, कितना है यहां पर 3 पाई, यहां पर कितना है 0, फेज डिफरेंस कितना आया 3 पाई का। सिमिलरली यहां पर कितना आ जाएगा, आगे जो आपको विजिबल नहीं है यहां पर आ जाएगा 4 पाई, और यहां पर कितना आ जाएगा 4 पाई के बाद यहां पर आ जाएगा पाई, तो फेज डिफरेंस फिर से कितना आ जाएगा 3 पाई का। फेज डिफरेंस 3 पाई है तो क्या बनाएगा, देखो 3 पाई है तो फिर से क्या बनाएगा, डार्क बनाएगा। वैसे भी देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लोग चेक करें, फर्स्ट का ये वाला क्या है ट्रफ, और इसका ये वाला क्या है क्रस्ट, दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया लेना जरूरी है। अच्छा पाथ डिफरेंस की भी बात कर लें, अच्छा फर्स्ट और थर्ड के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। क्यों है लैम्डा बाय 2, क्योंकि यहां तक एक कंप्लीट साइकिल हुई और यहां तक चलने के लिए कितना चलना पड़ता है लैम्डा, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। और फर्स्ट और थर्ड की बात करूं तो फर्स्ट और थर्ड में देखो यहां से लेकर यहां तक, ये देखो ये वाला कितना चला लैम्डा, आगे फिर से आधा चला हुआ यानी कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 2, तो टोटल कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 यानी कितना 3 लैम्डा बाय 2 हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। अगर आप ये सारी चीज मेमोराइज कर लें और अच्छे से इसको समझ लेना तो ये सारे आपके इंटरफेरेंस के अंदर यूजफुल होने वाली हैं, सारी क्वेश्चन वहां से ऐसे अपने आप सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा एक चीज और देख लें कि हम लोगों ने अभी तक जो समरी जो पढ़ी थी ना, क्या देखा था, इंटेंसिटी का रिजल्ट आया था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, या फिर इंटेंसिटी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। यहां पर जो A है ना बच्चा, चाहे कैपिटल ले लो स्मॉल ले लो, है तो एम्पलीट्यूड ही ना, तो A1 और A2 क्या है आपका एम्पलीट्यूड, किसका, जो वेव आप यूज कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम की बात करूं तो cos फाई को कैसा होना चाहिए, +1। अगर cos फाई +1 हुआ तो ये वाली वैल्यू जैसे ही आप +1 रखोगे तो ये कितना बच जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई की जगह 1 रख दिया तो ये टोटल जो चीज आ जाएगी वो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और I मिनिमम की बात करूं तो इसको कितना होना चाहिए, -1। ये जैसे ही -1 रखोगे तो ये -2 A1 A2 आ जाएगा, यानी ये किसका रिजल्ट आ जाएगा, A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब अगर मैं एक बात और बोल दूं कि भैया अगर
इंटेंसिटी दोनों की इक्वल है, दोनों वेव्स की इंटेंसिटी कैसी है, इक्वल, मींस दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटेंसिटी इक्वल है, जिसको मैंने आई नोट से डिनोट कर दिया, अब मैं ये वाली इक्वेशन यहां पर यूज कर रहा हूं, देखो इंटेंसिटी निकालना चाह रहा हूं, तो इसकी इंटेंसिटी I1 की जगह आई नोट लिख दूं, इसकी जगह भी आई नोट लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा 2 आई नोट। अच्छा, रूट आई नोट और रूट आई नोट कितना हो जाएगा, टू आई नोट हो जाएगा ना, क्योंकि 2 आगे था, और रूट आई नोट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई नोट हो जाएगा, 2 उसके आगे लिखा हुआ था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर क्या है cos फाई एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं 2 आई नोट कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा 1 प्लस cos फाई, और अगर आप मैथ्स के अंदर थोड़ा सा झांक कर देखें तो cos 2 थीटा का रिजल्ट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लाइटली लेना इसको बायो वाले बच्चे, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी cos थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। देखो यहां पर एंगल 2 टाइम्स था, तो यहां पर कितना है, उसका हाफ है ना, तो यहां पर अगर मैं फाई एंगल ले रहा हूं तो यहां पर फाई का क्या लेना है, हाफ लेना है, और जैसे ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा I इज इक्वल टू 4 आई नोट कोस स्क्वायर फाई बाय 2। ये रिजल्ट भी आपको अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए। कितना है देखो, I इज इक्वल टू कितना 4 आई नोट कोस स्क्वायर फाई बाय 2। चलिए, अगर ये सारी चीजें आती है ना तो पटाख से हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखो इसने बोल रखा है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड I ऑन स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ड किस पर है, व्हेन द वेव हैव सोर्स S एंड S, यानी 2 सोर्स हैं, एक S1 लिखा होगा एक S2 लिखा होगा, पाथ डिफरेंस इतना है पाई बाय 3 पाथ डिफरेंस है, तो क्या पूछ लिया, उनकी पाई बाय 3 और दूसरे का पाथ डिफरेंस है पाई बाय 2, उनकी इंटेंसिटी की रेशो बतानी है। अभी तो हम लोगों ने इंटेंसिटी देखा ना, इंटेंसिटी कितना आ गया, देखो कोई एम्पलीट्यूड के बारे में कोई इसने जिक्र नहीं कर रखा कि किसी का पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, दूसरे वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, तो हम लोग क्या मानकर चलेंगे, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम मानकर चलेंगे, और एम्पलीट्यूड अगर सेम मानेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 आई नोट कोस स्क्वायर फाई बाय 2, ये इंटेंसिटी का रिजल्ट आ जाएगा। सर ये कैसे आया, देखो यार अभी तो थोड़ी देर पहले देखा ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 इसका रूट इंटू कितना कोस फाई। इसको सॉल्व करके अगर इंटेंसिटी दोनों के इक्वल ले ले तो ये इतना रिजल्ट हमारा आने वाला है, और अगर ये रिजल्ट आ जाएगा तो पहले वाले केस के अंदर पहले वाले सोर्स के लिए मैंने इंटेंसिटी I1 लिख लिया, पहले वाले के लिए मैंने कितना लिख लिया I1 के केस के अंदर उसने एंगल दे रखा है पाई बाय 3, तो कितना लिख देंगे 4 आई नोट कोस स्क्वायर, अच्छा फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, फेज डिफरेंस पाई बाय 3 है, तो आप पाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि एंगल को 2 से डिवाइड कर रखा है ना यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा 4 आई नोट कोस स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई बाय 6, और पाई बाय 6 कितना होता है, पाई का मतलब होता है 180 बाय 6, यानी कितना आ जाएगा 30, कोस 30 कितना होता है, कोस 30 जितना साइन 60 होता है, यानी √3/2, कितना हो जाएगा √3/2, लेकिन कोस का स्क्वायर है, यानी सारी टर्म का क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर, तो 4 आई नोट, अच्छा इस वाली वैल्यू को डायरेक्ट लिख लेता हूं, इसको 2 को हटाकर सारे का स्क्वायर कर दूं, तो कोस पाई बाय 6 कितना आएगा √3/2, और उसका स्क्वायर जैसे ही करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 4 आई नोट, और ये 3 का रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा अपना 3 आई नोट। पहले वाले की इतनी आ गई। अच्छा अब दूसरे वाले केस के अंदर उसने फेज डिफरेंस दे दिया पाई बाय 2, और जैसे ही आप यहां पर पाई बाय 2 पुट करेंगे ना, पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब कितना होता है बच्चा, पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, क्योंकि 180 डिवाइड बाय 4 45 आ जाएगा, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी जो इंटेंसिटी आने वाली है वो 4 आई नोट और कितना 1/√2 का स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना बच्चा, है ना, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 4/2 आ जाएगा 2 आई नोट,
ये इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 2 आई नोट। पहले वाले केस में कितनी आई थी 3 आई नोट। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी रेशो निकाल सकते हैं। और इसने रेशो ही पूछा तो 3 आई नोट बाई 2 आई नोट कितना आ जाएगा 3:2। कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया देखो, इसने बोल रखा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा दे रखा है तो उसकी इंटेंसिटी के यूनिट्स दे रखी है उसने। अच्छा, इंटेंसिटी का रिजल्ट कितना था, आई आता था 4 आई नोड कोस स्क्वायर फाई बाय 2। फाई क्या था यहां पर, फेज डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, देखते हैं जरा। अभी हम लोगों ने कुछ रिजल्ट बनाए थे, देखते हैं। ये देखो, अगर पाथ डिफरेंस यहां से यहां तक एक वेव कंप्लीट हुई, पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 पाई। नहीं तो आप ये जनरल रिजल्ट देख सकते हैं कैसे, 2 पाई फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा, और एक का फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई, और 5 का फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5। इस तरीके से हम लोग ये क्या निकाल सकते हैं बच्चा, पाथ डिफरेंस। किसकी टर्म में, 5 की टर्म में। चलिए अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो भी हम लोग नोट करने वाले थे। कौन सा था क्वेश्चन, हाँ ये बोल रहे कि इसका पाथ डिफरेंस लैम्डा दे रखा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस 5 हो जाएगा या 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2 पाई, देखो यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो यहां पर 0 था, यहां पर 2 था, 2 पाई था। ये पाथ डिफरेंस कितना हो गया इनके बीच में, लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई। अगर मैं 2 पाई यहां पर पुट कर दूंगा तो 2 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा पाई, और ये आ जाएगा रिजल्ट 4 आई नोड कोस स्क्वायर 2 पाई बाय पाई, यानी पाई बच जाएगा। और कोस पाई कितना होता है, कोस पाई की वैल्यू होती है, कोस का ग्राफ फटाफट से देख ले यहां पर, कोस पाई की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी -1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा +1, यानी 4 आई नोड इंटू -1 का स्क्वायर जो कि +1 में कन्वर्ट हो जाएगा 4 आई नोड। ये क्या आ जाएगी, आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, और ये इंटेंसिटी उसने दे रखी है किसके इक्वल है, के इक्वल। देखो उसने डायरेक्टली बोला है कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा ना तो इंटेंसिटी के यूनिट्स आ रही है, तो ये के दे दिया हम लोगों को। अब क्या पूछ लिया, फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 आ जाएगा तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, सबसे पहले हम लोगों को वो निकालना है। तो फिर से वही काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं। इसको एक बार मैं इरेज कर लूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर 2 पाई फेज डिफरेंस है, या पाथ डिफरेंस की टर्म में बात करना है ना हमें, लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 पाई। एक पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। और हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर लैम्डा बाय 4 दे रखा है पाथ डिफरेंस। अगर लैम्डा बाय 4 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, ये 2 से ये कैंसिल आउट करूंगा तो 2 पर चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा पाई बाय 2। ये क्या आ गया आपका फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस पाई बाय 2 आ गया तो फेज डिफरेंस की जगह पाई बाय 2 लिखूंगा तो पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। चलो मैं इसको मिनिमाइज करके फटाफट इसको सॉल्व कर ही देता हूं। चलिए इसको यहां से हटाते हैं और यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। फिर इंटेंसिटी कितनी आई, देखो सेकंड वाले इस वाले पार्ट के लिए इंटेंसिटी कितनी आएगी। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना था लैम्डा बाय 4, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया था पाई बाय 2, तो इंटेंसिटी आ जाएगी 4 आई नोड कोस स्क्वायर, एंगल कितना था पाई बाय 2, और उसको किससे डिवाइड करना है 2 से, ये मत भूल जाना। ये 2 हम लोगों को, ये तो सारा क्या आया था हमारा फेज डिफरेंस, उसको 2 से डिवाइड करना है। गलती कर देते हैं अक्सर बच्चे यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा 4 आई नोड कोस स्क्वायर पाई बाय 4, और कोस स्क्वायर पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री, 45 मीन्स 1/√2, और 1/√2 का जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 आई नोड 1/√2 का स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा 1/2, 4 आई नोड इंटू 1/2। ठीक है, 1/2 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, 2 आई नोड, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब
2 आई नोड आ गया, लेकिन हमें तो आंसर देना है के की टर्म में। तो के की टर्म में कैसे देंगे बच्चा? के कितना है? 4 आई नोड। तो आई नोड कितना आ जाएगा? आई नोड हो जाएगा k/4। यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई नोड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? k/4। तो ये कितना हो जाएगा? k/2, यानी इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी उसकी? पहले से हाफ हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप नेक्स्ट पार्ट करना चाहो कि λ/2 होगा, अगर पाथ डिफरेंस λ/2 आएगा तो λ/2 जैसे ही पुट करोगे तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? पाई का आ जाएगा। यहां पर जैसे ही λ/2 पुट करोगे फेज डिफरेंस पाई आ गया। और पाई को अगर मैं पाई को हाफ से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा देखते हैं। चलो इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। पाथ डिफरेंस कितना था हमारा? λ/2। फेज डिफरेंस कितना आएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू λ/2। तो ये आ जाएगा बच्चा पाई आ जाएगा। और पाई को हाफ कर दूं तो पाई को हाफ जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई को हाफ किया। पाई को हाफ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसको हाफ करना है हमें। पाई को हाफ करते ही ये वाली वैल्यू π/2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए जैसे पुट करेंगे यहां पर आपकी इंटेंसिटी निकल कर आ जाएगी, जो कि कितनी आने वाली है? π/2 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यानी अब इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी उसकी? 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए